अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जी अर्ली ब्रीचिंग का टॉपिक ख़त्म हो गया और काफ़ी लंबी क्लास हो गई। रिकॉर्डिंग में उसकी कल जो है वो सेव नहीं कर सका और आज मैंने वो रिकॉर्डिंग आपके जो है वन ड्राइव के फोल्डर में सेव कर दी है। एंड यस्टरडे आई गिव यू द होमवर्क दैट वाज, कल तो मैंने होमवर्क ही नहीं दिया आपको। होमवर्क आपको आज मिलेगा जो कि अर्ली ब्रीचिंग का होमवर्क हो सकेगा। और आज प्रोसिक्यूशन का हम पार्ट ए तो कर लेंगे, फिर देखते हैं कि आज उसको होमवर्क में ऐड करना है कि नहीं करना, वो क्लास के एंड में डिसाइड हो जाएगा। सो इन 2009 not 2009. In 2011, examiner asked a question about persecution on Prophet Muhammad peace be upon his followers. और जब उसने प्रॉफिट पीस के फॉलोअर्स से परसिक्यूशन के बारे में सवाल पूछा, पार्ट ए था, तो पार्ट बी में एग्जामिनर साहब ने सवाल पूछा कि व्हाई डिड कुरैश परसिक्यूट मुस्लिम्स। तो कुरैश ने मुसलमानों को परसिक्यूट क्यों किया। चलें दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप चाहें तो मेरे साथ साथ राइटिंग कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा, या आप चाहें तो सुनने के बाद राइटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी 2011 था, एग्जामिनर ने सवाल पूछा, पार्ट ए था अपोजिशन एंड परसिक्यूशन या परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोअर। तो उसमें एग्जामिनर सवाल पूछते हैं व्हाई डिड कुरैश अपोज एंड परसिक्यूट मुस्लिम्स। अगर कोई इसका वन लाइन आंसर लिखेगा तो वो जवाब देगा बिकॉज कुरैश वर इनसिक्योर फ्रॉम मुस्लिम्स सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियली। फिर 2009 में माइग्रेशन टू अबिसीनिया का क्वेश्चन आया था और उसके बाद एग्जामिनर ने पार्ट बी में पूछा था व्हाई डिड कुरैश परसू मुस्लिम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान एक्चुअली जो है वो मक्का से जब अबिसीनिया जा रहे थे, देयर वर टू बैचेस। द फर्स्ट बैच इंक्लूडेड 12 men and 4 women. It was headed by Hazrat Usman bin Affan. And the second batch included 83 men and 19 women, which was headed by the hero of the story of Abyssinia named Hazrat Jafar bin Abu Talib. तो सेकंड बैच जब रास्ते में था तो उस वक्त जो है वो दोनों बैचेस को कुरैश ने चेस किया था, परसू किया था, पीछा किया था। तो इसमें एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि व्हाई डिड कुरैश परसू मुस्लिम्स। तो इसका वन लाइन में आंसर बनेगा बिकॉज कुरैश वर इनसिक्योर फ्रॉम मुस्लिम्स इन इस्लाम सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियली। 2006 में एग्जामिनर ने सवाल पूछा था बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ ओहद का। तो बैटल ऑफ बदर और ओहद जब पार्ट ए में आया था तो बदर ओहद और ट्रेंच में तो हमारी जो कुरैश से जंग हुई थी, लेकिन क्वेश्चन 2006 में बदर और ओहद का था। उसके बाद एग्जामिनर ने पार्ट बी पूछा व्हाई डिड कुरैश फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स या व्हाई डिड कुरैश फाइट मुस्लिम्स। तो इसका जवाब अगर कोई एक लाइन में लिखना चाहता है तो इसका जवाब बनेगा बिकॉज कुरैश वर इनसिक्योर फ्रॉम इस्लाम एंड मुस्लिम्स या द स्टेट ऑफ मदीना सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियली। तो ये जो वन लाइन आंसर है इसमें सोशल, रिलीजियस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज है कुरैश की। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं बात लिखवा रहा हूँ पर मैं समझाऊंगा आज के पोर्शन पे। तो आज ये पूरा एक पार्ट बी है, ये एक नहीं 3 पार्ट बीज हैं। ऐसे ही एक बार जो है वो क्वेश्चन रीसेंट पास्ट पेपर्स का है कि व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट दे नीड टू अपोज इस्लाम या व्हाई डिड कुरैश अपोज इस्लाम। तो कुरैश ने हमसे लड़ाई क्यों की, कुरैश ने हमारा पीछा क्यों किया, कुरैश ने हमें प्रोसिक्यूट क्यों किया, या कुरैश इस्लाम को लेके क्यों इस्लाम को इतना नापसंद क्यों करते थे, या व्हाई द मेजर ट्राइब्स ऑफ कुरैश दे अपोज्ड इस्लाम। तो इन सब सवालों का जवाब एक ही है because Quraysh were insecure from Islam and Muslims socially, religiously and financially. Because Quraysh were insecure from Islam socially. Why did Quraysh persecute Prophet? Because they were insecure from Prophet socially, religiously and financially. Why did they? Why Quraysh oppose the ideology of Prophet? Because they were insecure from the ideology of Prophet, that is Islam, socially, religiously and financially. तो अब आप बता दीजिए आपको ये लाइन याद हुई तो लिख के मुझे भेजें तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब मुझे बताइए कि why did Quraysh persecute Muslims? Because जी ये अब्दुल अजीज साहब अपने नए नमूने आए हैं। मैं सवाल पूछा हूँ, ये मेरे से ही सवाल पूछ रहे हैं। पूरा सा जवाब बताना है या जवाब याद नहीं हो आपको। Because they were insecure from Muslims socially, religiously and financially. Because इमोशनली नहीं होगा, हमना खान इमोशनली कैसे आ गया, सोशली। Because they were insecure from Muslims socially, religiously and financially. ठीक है, अब जवाब आना शुरू हुए। हमना ने करेक्ट भी कर लिया अपने जवाब। तो why did Quraysh oppose Muslims? Because they were insecure from Muslims socially, religiously and financially.
तो आप ये क्वेश्चंस कॉपी कर लें, मैं इसका आंसर लिखवाने लगा हूं आपको। क्वेश्चंस कॉपी हो गए हैं तो फिर कैपिटल लेटर से पहला पॉइंट लिख लें। द कुरैश वर इनसिक्योर फ्रॉम प्रॉफिट, या फिर इस्लाम या फिर मुस्लिम, जो भी सवाल में पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। मुस्लिम्स, सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियल। आपका दिल गए तो आप इकोनॉमिकली भी लिख सकते हैं। अब एक एक करके आपको मेरे साथ जो है वो इनको डिस्कस करना पड़ेगा। पहली हेडिंग आ गई सर, रिलीजियस इनसिक्योरिटीज। रिलीजियस इनसिक्योरिटीज, रिलीजियस इनसिक्योरिटीज। लिखते रहे सर, मैं समझा रहा हूं। फिर देखो, इस्लाम इज एन इंसल्ट टू द रिलीजन ऑफ देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। They took Islam as an insult to the religion of their papas and grandpapas. तो जब, अरे सॉरी, स्क्रीन बहुत छोटी हो गई। तो नहीं, वो दूसरा ऑप्शन दब गया था। भाईजान, बात ये है कि कुरैश को जब ये बताया गया कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, और वहां पर जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, तो कुरैश को जब ये बात बताई गई तो कुरैश बड़े नाराज हुए और कहने लगे, क्या मतलब है, हमारे बाप दादा क्या काफिर थे, हमारे बाप दादा क्या बेवकूफ थे, क्या उन्होंने जिंदगी सही नहीं गुजारी, क्या उनको मालूम नहीं था कि सही मजहब क्या है, क्या उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात का अंदाजा सही नहीं हुआ जो आप हमें बता रहे हैं। सो कुरैश ने इसको मैटर ऑफ ईगो बनाया, कुरैश ने इसको मैटर ऑफ जो है वो ट्राइबल प्रेस्टीज बनाया या फैमिली वैल्यूज बनाया, और इस पे कुरैश का जो रिस्पांस आया वो रिस्पांस आया था बहुत ज्यादा एग्रेसिव, और उस एग्रेशन में इन्होंने इस्लाम को अपोज किया और इस्लाम के फॉलोअर्स, इस्लाम के लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो प्रोसिक्यूट किया। तो कुरैश ने इसको जब मनाया मामला, तो मामला बना उनके बाप दादाओं का। तो पहला पॉइंट आ गया, टू इस्लाम एज एन इंसल्ट टू द रिलीजन ऑफ देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। दूसरा पॉइंट लिखे, they considered conversion of followers as a betrayal to their gods. They considered conversion of followers as a betrayal to their gods. कितना ऊपर कर दें, सब कुछ तो आ रहा है पेज में, क्यों ऊपर करूं पेज को, पहली लाइन से तो लिखा हुआ है। अगर आपको पेज नंबर देखना है तो दैट्स पेज नंबर 14। They considered conversion of followers as a betrayal to their gods. तो मुझे बताओ पोलिथिज्म क्या होता है? What is polytheism? What is polytheism? जल्दी बताओ यार। Believe in many gods. And what is monotheism? What is monotheism? Believe in one God.
देखो कुरैश ने यहाँ पर इस बात को ऐसे कंसिडर किया, दे बिलीव दैट कि एक शख्स जो कि पॉलीथीस था, उसने आइडल्स और आइडल वर्शिपिंग को जब छोड़ा और उसने आइडल्स को छोड़ के उसने इस्लाम ज्वाइन किया और एक अल्लाह और एक खुदा की बात करना शुरू की. सो कुरैश took this as a धोखा, as a betrayal to their gods and to their idols. कुरैश को लगता है उनके आइडल्स की बेइज्जती हो गई है और इनके आइडल्स को धोखा दिया गया है. अब इस धोखे के बारे में कुरैश knew that the idols are the piece of stones, they are just pathars. आइडल्स उनके बैठे रहेंगे. तो कुरैश took this as a religious binding on themselves कि हमारे भगवानों को जो धोखा मिला है उसका बदला हमको लेना चाहिए. और अब रिवेंज के लिए, उस बिट्रेयल टू देयर गॉड्स के लिए, अपने भगवानों की बेइज्जती को देखते हुए कुरैश ने उसका जो रिएक्शन दिया, अनफॉर्चुनेटली वो एग्रेसिव रिएक्शन था. और उस एग्रेसिव रिएक्शन में कुरैश ने इस्लाम को तो अपोज किया, लेकिन इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे और जो लीडर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फिर प्रोसिक्यूट किया. ये हो गया दूसरा रीजन. तीसरा रीजन लिखें. They were insecure. They were insecure that the growth of monotheism, they were insecure that the growth of monotheism would vanish polytheism. They were insecure that the growth of monotheism would vanish polytheism. मोहम्मद अली खान, डिफेंस कैंपस के लिए आप कॉल करके जाना. मैं पूछ लेता हूँ कि क्यों कैंपस बनता है, क्यों पानी वानी जब आया हुआ था तो उसके बाद तो खुल जाना चाहिए, तो पानी निकाल लिया उन लोगों ने. मैं मुझे साज दें. मोहम्मद 25,000 बार सवाल पूछेंगे तो मैं तो अपने काम से नहीं हटूंगा, तो मैं क्यों जवाब दूं आपके सवाल का जब मैं अपने दूसरे काम करूँ. सवाल जवाब आखिर में होंगे क्लास के. So they were insecure that the growth of monotheism would vanish polytheism. को एक बात को समझना. इधर देखो एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में बहुत सारे पोलिथीस रहते हैं. इधर मुझे आपने जो है वो स्क्रीन पर भी गौर करना है. तो एक सोसाइटी में इतने सारे पोलिथीस रहते हैं, इतने से मोनोथीस रहते हैं. अब अगर आज एक सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब देना है. अगर आज एक मोनोथीस बढ़ गया, एक सोसाइटी है जहां पर पोलिथीस ही रहते हैं और थोड़े से मोनोथीस रहते हैं, आज एक शख्स मुसलमान हुआ तो इसका मतलब एक मोनोथीस बढ़ गया. अगर एक मोनोथीस बढ़ गया तो बताओ इधर क्या होगा. अगर एक मोनोथीस बढ़ेगा तो इधर क्या होगा. एक पोलिथीस कम होगा. तो कुरैश के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार हमें तो आज पता चल रहा है कि 40 से ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं. तो पब्लिक प्रीचिंग के बाद रिएक्शन आया था ना, और पब्लिक प्रीचिंग के बाद जो रिएक्शन आया तो इट वाज अ सरप्राइज टू देम कि सोसाइटी का एक मेजर पार्ट, सोसाइटी में चंद 100 लोग रहते हैं, उसका एक मेजर पार्ट मोनोथीस हो गया. तो कुरैश न्यू दैट कि अगर ये मोनोथीस बढ़ते रहे तो पोलिथीस कम होते रहेंगे, एक दिन दोनों बराबर हो जाएंगे. लेकिन अगर मोनोथीस और बढ़ते रहे तो पोलिथीस इतने कम हो जाएंगे कि ये मोनोथीस हमसे हमारा काबा भी छीनेंगे, हमसे लीडरशिप भी छीनेंगे, हमारे पैसे पे, हमारी दुकानों पे, हमारे कारोबार पे भी कब्जा करेंगे. इससे पहले कि मोनोथीज्म छा जाए, इससे पहले कि हमारे भगवानों की बेइज्जतियां हो जाएं, इससे पहले कि हमारी वैल्यूज, लीडरशिप और हमारा ताकत हमारे हाथ से जाए, लेट्स जस्ट अपोज देम, लेट्स जस्ट अपोज देयर आइडियोलॉजी. और इनको इतना एग्रेसिवली अपोज करना है कि या तो ये मर जाएं या भाग जाएं. तो इसके लिए कुरैश ने अपनी इनसिक्योरिटी को डील करते हुए, जहां पर उनको लगता है कि उनके हाथ से उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी से निकल जाएंगी, और ये जो है वो चक्कर में उन्होंने उसका रिएक्शन जो है प्रोसिक्यूशन दिया. देखो एक बात समझना, एक तो नंबर गेम है. नंबर गेम ये है कि जनाब जो है मोनोथीस अगर बढ़ गए, पोलिथीस कम हो गए, तो पोलिथीस की वैल्यू या पोलिथिज्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी. लेकिन दूसरा नेचुरल फिनोमिना है. नेचुरल फिनोमिना ये है कि जनाब जरा गौर से सुनिएगा, जिस सोसाइटी में मोनोथीज्म यानी कि बिलीफ इन वन गॉड आता है, उस सोसाइटी से सबसे पहले जो चीज फरार होती है उसका नाम पोलिथीज्म है. क्योंकि जब भी मोनोथीज्म इस्लाम आएगा वो क्या बोलेगा, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह. और जब ये बात की जाती है तो सबसे पहले जो खिलाफ जाए, जिसकी चीज पे अपोजिशन आती है, वो वही सारी आइडियोलॉजी है जिसमें मल्टीपल गॉड्स को माना जाता है. दे न्यू दैट
कि naturally this ideology of monotheism is totally against the ideology of the religion of our fathers and forefathers. अगर हमने इसको रोका नहीं या थोड़ी सी और प्रमोशन इसकी होने दी तो हमारे हाथों से हमारी वैल्यूज, हमारी ताकत के साथ साथ हमारे बाप दादा का मजहब निकल जाएगा। ये हो गई रिलीजियस इनसिक्योरिटीज। नेक्स्ट चलने दीजिए सोशल इनसिक्योरिटीज। Social insecurities. They were not willing to quit their luxuries. They were not willing to quit their luxuries and immoral practices. They were not willing to quit their luxuries and immoral practices. And immoral practices. देखिए जी, कुरैश ने देखा कि आइडियोलॉजी आई है, इसका नाम इस्लाम है। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ डिसेंसी, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मॉडेस्टी, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ सिंप्लिसिटी। इन लोगों को अयाशियों की, ठाट बाट की और अपने जो है वो तरीके से जिंदगी गुजारने की आदत थी। तो इनको जब नजर आया कि एक आइडियोलॉजी आ गई, अगर हमने उसको प्रमोट होने दिया या हम उसके खिलाफ नहीं गए, तो हमने उसको अगर एक्सेप्ट किया या उसकी वो जो है उसको प्रमोट होने दिया, तो ये बात इवेंचुअली हम तक पहुंचेगी। और ये बसाते खुद इंडिविजुअल्स अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल देखें तो अपनी लग्जरीज को छोड़ के, ठाट बाट को छोड़ के सादगी वाली जिंदगी, डाउन टू अर्थ वाली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, कुरैश के अंदर कुछ इमोरालिटीज थी, बेहयाइयां। इमोरालिटीज का मतलब है बुराइयां या फिर वो गुनाह वाली बातें। तो कुरैश की कुछ इमोरालिटीज ऐसी थी जो कि वो कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसपे आते ही इस्लाम ने डे वन से जिहाद शुरू किया। अब ये इमोरालिटीज जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्लेजेस ऑफ अकाबा में मेदनाइट से, मदीना के लोगों से भी बात करेंगे। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर याद नहीं कर पाया, कोट नहीं कर पाया, तो यहाँ तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन सिलेबस में आगे आगे ये इमोरालिटीज 5 मार्किंग स्कीम में डिमांडेड है। तो 5 बातें या इमोरल वैल्यूज या इमोरल प्रैक्टिसेस ऐसी थी कुरैश की जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जो इस्लाम छुड़वाना चाहता था। वो क्या है, वो जब आपको याद हो जाए तो टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन मैं आपको वो 2-3 बार सुना के याद कराता हूँ। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, बेटियों को जिंदा दफनाना। इस्लाम तो औरत को बड़ी इज्जत देता है, बल्कि बेटियों को तो जायदाद में हाथ दिया। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, अडल्ट्री, स्टीलिंग, कर्सिंग। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, अडल्ट्री, स्टीलिंग, कर्सिंग। पांचों एक साथ लिखने, अलग अलग मैसेज मत करें। तो कुरैश जो इमोरालिटी छोड़ना नहीं चाहते थे, जो इस्लाम पहले दिन से छुड़वाना चाहता है, वो 5 बातें थी। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, adultery, stealing, cursing. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Drinking, gambling कहाँ से आ गया भाई, क्या हो गया? वो 5 आफ्टर हिजरी में हराम होगा, शुरू में इस्लाम ने दोनों ड्रिंकिंग गैम्बलिंग की इजाजत दी, पढ़ाया तो मैंने नासिर मंसूर में। Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Adultery, stealing, cursing. Good, good, शाबाश। मास फैशन ने उल्टा पुल्टा लिख दिया, लेकिन चलो, अडल्ट्री, स्टीलिंग, कर्सिंग पहले आ गया। यही सीक्वेंस से याद करना है, मैं हमेशा ऐसे ही याद भी करवाऊंगा, आगे लिखवाऊंगा भी। मार्किंग स्कीम का पॉइंट है ये, लेकिन यहाँ नहीं, आगे प्लेजेस में लिखना मैंडेटरी है। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, अडल्ट्री, स्टीलिंग, कर्सिंग। They were against Islamic teaching of equality. They were against Islamic teachings about equality. They were against Islamic teaching of equality.
नहीं बेटा, ये आप अभी देखिएगा, ये आंसर चलते चले जा रहा है, इसमें 9 पॉइंट्स आएंगे, आप कहोगे कि भाई ये मैं पॉइंट्स ही लिख लूं तो बहुत बड़ी बात है 5 मिनट्स में, आप इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने तो क्योंकि पूरी मक्की लाइफ ही इसी पे सुनानी है ना, इसलिए मुझे तो आपको ज्यादा तफसीलन बताना है। दो इक्वालिटीज ऐसी थी जो कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कुरैश ने इन इक्वालिटीज मेंटेन की हुई थी, जिसको कुरैश जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, इसी से उनकी बादशाहत है। तो पहला मसला कुरैश को ये था कि इस्लाम टीचेस दैट दे आर योर गारमेंट्स, यू आर देयर गारमेंट्स। सूरह बकरा वर्स 187 में अल्लाह पाक कहते हैं कि दे आर योर गारमेंट्स, यू आर देयर गारमेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल। तो यहाँ पर कुरैश को जो मैन और वुमेन की इक्वालिटी है वो सही नहीं जा रही। तो कुरैश यूज्ड टू से, मैं उनका एक पैथेटिक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। कुरैश वुड लाइक, वी बाय वुमेन, वी सेल वुमेन, we use women as business items and business commodities. How come is it possible that these women are going to be equivalent to us? We keep them illiterate and we use them as a business item. तो कुरैश औरतों को राइट्स ही देते थे, उनको सामान्य तिजारत बनाते थे और उनको कहते थे ये जाहिल रखी जाती हैं, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकती है। नंबर वन, कुरैश को मैन वुमेन की इनइक्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन इस्लाम कह रहा है इक्वालिटी लानी है। तो कुरैश को ये आइडियोलॉजी समझ नहीं आ रही जिसपे उनकी कमतरी या उनकी मर्दानगी की कोई जो है वो कैफियत जो है हिट हो रही है। दूसरा, उनको एक और इनइक्वालिटी मेंटेन करनी है और वो इनइक्वालिटी है मास्टर एंड स्लेव्स की। अब मैं आपको इसकी कुरैश का माइंडसेट समझना है तो मैं आपको हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला का जो फॉर्मर मास्टर था, जो कि अभी करंटली मास्टर ही बन के आएगा, उसका नाम है उमैया बिन खल्फ बनु जुम्मा से था। उमैया बिन खल्फ जो है वो एक दिन प्रॉफिट से बड़ा नाराज था, एंड ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ पब्लिक प्रीचिंग और परसिक्यूशन में उमैया बिन खल्फ ही हैड कम वन डे, ही केम टू हिज हाउस। हजरत बिलाल जो है बकरियां चराने के लिए बाहर गए हुए थे, तो हजरत बिलाल व्हेन ही केम बैक तो ही हर्ड दैट कि कमरे के अंदर उमैया और बहुत सारे कुरैश के लोग मौजूद हैं, एंड उमैया इज बीइंग सो एंग्री कि उसकी आवाज जो है वो कमरे से बाहर तक आ रही थी। तो हजरत बिलाल had gone nearby the door and standing outside or closer to the door, Hazrat Bilal was trying to listen to what Umayyah bin Khalaf was saying about and why he was so what was exactly the thing he was angry about. So there inside Umayyah bin Khalaf, while talking to the people of Quraysh, what he said, इस बात से आपको कुरैश का माइंडसेट समझ में आएगा। Umayyah said what to the people of Quraysh, being very angry, what kind of ideology, what kind of religion Muhammad has been preaching, in which Bilal's and Umayyah's gods are going to be same. अब सीन ये था कि उमैया बिन खल्फ जो था उसका आइडल था गोल्ड का, हजरत बिलाल का आइडल था वुड और स्टोन्स का। सो उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को यूं टीज करता था और बार बार तस्दील करता था, हजरत बिलाल को इंसल्ट करता था और कहता था उमैया बिलाल, you can never be equivalent to me because Bilal, your God can never be equivalent to my God because Bilal, my God is made up of gold, your God is made up of woods. जब तेरा खुदा मेरे खुदा के बराबर नहीं हो सकता, बिलाल तू भी कभी मेरे बराबर नहीं हो सकता। तो हजरत बिलाल को यही चीज सबसे ज्यादा बॉदर करती थी कि यार व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज दिस, जिसमें खुदाओं में फर्क है। तो खुदाओं के फॉलो में ऐसा फर्क है कि एक राजा है तो एक जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहा है। हजरत बिलाल को सबसे क्यूट बात इस्लाम की अट्रैक्ट क्या की, क्यों स्लेव्स को इस्लाम बहुत पसंद आता था, क्योंकि इस्लाम कहता था सब बराबर है, सबका जब खुदा एक जैसा है तो सबकी हैसियत भी एक जैसी है, और जब सबकी हैसियत एक जैसी है तो ना गोरे ना काले पे फर्क है, ना अमीर ना गरीब पे फर्क है। सो इधर यहाँ पर जो है कुरैश ने देखा कि भाई अगर ये आइडियोलॉजी आ गई तो हमारी सेठगिरी चली गई, हमारी राजा हमारी बादशाह जाएगी, हमारी सोशल वैल्यू है, हमारी सोशल प्रेस्टीज है, काबा की कस्टोडियनशिप है हमारे पास हमारे लीडरशिप है, ये सब क्वेश्चन में आ जाएगा और सब हमारे हाथ से निकलेगा। तो इनको सादगी पसंद नहीं है, इनको जो है वो इनको मोरालिटी पसंद नहीं है, इनको बराबरी पसंद नहीं है। तो दे वर अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग ऑफ इक्वालिटी। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस डिस्क्रिप्शन की बात आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो कि आप इतनी ज्यादा तफसील नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप तो तालिब इल्म है ना, तो आपको तो हर बात समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे वर इनसिक्योर अबाउट losing their social prestige and leadership. They were insecure about losing their social prestige and leadership. Social prestige and leadership. Next heading is our financial insecurities.
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। तुक्का नहीं मारे, अनलॉफुल ट्रेड का कोई सीन नहीं है, मैं बिला जाएगा तुक्का। अनलॉफुल ट्रेड का कोई सीन ही नहीं है इसमें भाई। बस स्टूडेंट कम्स टू मी और स्टूडेंट कहे कि सर खुरम आपने हमें तकरीबन 9-2, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुरैश के मुसलमानों को अपोज करने के और मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करने के तकरीबन रीजंस 11 till 13 के बीच में है। तो यहाँ पर जो है वो कुरैश जो है उन्होंने, सर खुरम आप एक बात बताएं, आप तो इस्लामिक के जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, ये बताएं कि आउट ऑफ दीज अराउंड 10 पॉइंट्स ऑफ कुरैश की बदतमीजियां, सर खुरम व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट, व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द एग्रेसिव रिएक्शन ऑफ कुरैश? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर एक बात, एक लाइन में जवाब दे, तो मेरा एक लाइन में जवाब क्या होगा? दे वर इनसिक्योर फ्रॉम इस्लाम सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियली। वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई मुझसे बोले इन 10 में से एक रीजन पिक करें, व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द बदतमीजी ऑफ कुरैश? कोई टाइपिंग मत करना है, सबसे मुश्किल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे आंसर में कोई किताब आपको ये बताती नहीं है और आप ये पॉइंट लिखते नहीं है। सो द बिगेस्ट रीजन of all these badtamiziyan, of all that aggression and of all that persecution and opposition from Quraysh, the biggest reason of that was the building of Kaaba. मैंने यहाँ पर सॉरी, तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो रीजन था काबा। तो सारा गेम काबे का है। अब मैं काबे से रिलेटेड आपको 3 बातें बताता हूँ, 3 में से मैं आपको तीसरी लिखवा पाऊंगा, 2 बातें नहीं लिखवा पाऊंगा। देखिए, अगर काबा है तो काबा की कस्टडी है, अगर काबा की कस्टडी है तो इनके पास लीडरशिप है, अगर काबा गया तो काबा की कस्टडी गई, अगर काबा की कस्टडी गई तो लीडरशिप गई। जल्दी से बताओ, अगर इनकी लीडरशिप इनके हाथ से निकले तो ये कौन सा लॉस होगा? रिलीजियस, फाइनेंशियल या सोशल? अगर लीडरशिप हाथ से निकले तो कौन सा लॉस होगा? सोशल। कुछ ऐसे, अल्लाह आप लोग को हिदायत, कुछ लोग फाइनेंशियल लिख रहे, क्या हो गया भाई? अगर किसी की लीडरशिप जाएगी तो ये सोशल, लीडर, हर लीडर करप्शन नहीं करता भाई, तो ये सोशल लॉस होगा। तो सोशल में तो मैंने ऊपर लिखवा देना, दे वर इनसिक्योर अबाउट लूजिंग देयर सोशल प्रेस्टीज एंड लीडरशिप। अच्छा, एक और बात समझना, काबा के अंदर कितने आइडल्स रखे हुए थे जो प्रॉफिट मोहम्मद ने तोड़े थे एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ मक्का? 360 आइडल्स का मतलब भगवान, भगवान का मतलब रिलीजियस बात। अगर काबा, इनको पता है कि वन डे if the monotheists are going to grow in number, the very first thing monotheists are going to snatch from us will be the building of Kaaba. और अगर काबा हमारे हाथ से गया तो सोशल लीडरशिप निकलेगी, अगर काबा हमारे हाथ से गया तो हमारे भगवान निकल जाएंगे, हमारे भगवान लुट जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। अगर इनके भगवान टूट गए, अगर भगवान तोड़ दिए गए, जल्दी बताओ फाइनेंशियल लॉस है या रिलीजियस लॉस है? अगर भगवान टूट जाए तो फाइनेंशियल लॉस है या रिलीजियस? रिलीजियस। लेकिन ये भी मैं नहीं लिखवा रहा, सही है भाई? मुझे अब आपको बताना है कि काबा से जुड़ी हुई 3 बातें ऐसी हैं कि काबा से रिलेटेड 3 बार जो 3 तरह से इकोनॉमी जो जुड़ी हुई है, कुरैश को उसका मेन मामला है। तो मेरे हिसाब से कुरैश शायद समझ जाते, जानते हुए प्रॉफिट के मौजूद देखते हुए नहीं समझे, क्योंकि उनको सारा मामला जो है वो लीडरशिप और मेन गेम पैसे का है। यहाँ इतना सारा पैसा जो है वो या वेल्थ कनेक्टेड है काबा से कि जिसकी वजह से कुरैश जो है पीछे नहीं हटना चाह रहा है। बात समझना कैसे? कुरैश न्यू if Muslims grow in number, if Muslims get the strength, the very first thing they would snatch from us would be the building of Kaaba. Kaaba गया तो हमारे हाथ से 3 तरह की दौलत जाएगी। Please try to memorize that with me. टाइपिंग बंद कर दो। Then you कि अगर काबा गया तो काबे के साथ हमारे हाथ से दौलत निकलेगी कौन सी? नंबर 1, वेल्थ इनसाइड काबा। सर खुरम, वेल्थ इनसाइड काबा क्या है? ये 2 तरह की वेल्थ है, पहले मैं आपको समझा दूं। अगर काबा गया तो आइडल, देखो अगर आइडल पड़े हुए हैं तो आइडल कौन कौन से मैंने आपको भी बताया, कुछ आइडल वुड्स के हैं, कुछ स्टोन्स के हैं, और कुछ आइडल तो सिल्वर के हैं और कीमती पत्थरों के अलावा कुछ आइडल जो है वो गोल्ड के हैं। अगर आइडल टूट जाए, अगर आइडल टूटे, ये रिलीजियस लॉस है। लेकिन जब मैं आइडल को तोड़ दूंगा तो वो सब्सटेंस जो मेरे हाथ में आएगा वो क्या है? गोल्ड है। अगर वो गोल्ड, क्योंकि लोग इनके आइडल सोने चांदी के बने हुए और उसमें कीमती पत्थर भी हैं, तो अगर आइडल तोड़ू तो रिलीजियस लॉस है। लेकिन अगर इनके हाथ से आइडल का सब्सटेंस निकल जाए तो ये इनका फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि आइडल जो है वो कीमती जो है वो पत्थरों के बने हैं। तो नंबर 1, they were insecure about losing wealth inside Kaaba में पहली चीज क्या हो गई? precious idols। दूसरी चीज क्या है? I told you while telling you the story of construction of the building of Kaaba that inside the building of Kaaba there was a well. Inside that well there were ornaments, valuables and jewelry items were put, and over that well there was a poisonous snake appointed। तो वो जो कुआं है उसके अंदर वो कीमती जवाहरात हैं, वो सोने के हार या चांदी के हार या कीमती पत्थर है जो लोग आगे अपने भगवानों को ऐसा चढ़ावा चढ़ा के जाते थे। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? वैल्यूएबल्स और ऑर्नामेंट्स। अब भगवान तो चिल करके बैठा रहेगा, भगवान ने कौन सा सोना चांदी यूज करना है? तो वो जिसके पास काबा है वो अमीर है, क्योंकि उसके अंदर काबे के पास अंदर उसके पास जो है काबे के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस है जिसमें वेल में रखा हुआ आइडल्स और ऑर्नामेंट्स हैं, और वेल के बाद प्रेशियस आइडल्स हैं। तो जब भी आपसे पूछे, अभी लिखना कुछ भी मत,
जब भी आपसे पूछा जाए सर ये वेल इनसाइड काबा क्या होगी, तो आप बोलेंगे आइडल्स एंड ऑर्नामेंट्स, या आप चाहें तो उसको वैल्यूबल्स भी कह सकते हैं। तो पहला कुरैश को लगता है कि अगर काबा गया तो हमारे यहाँ से क्या जाएगी, वेल्थ इनसाइड काबा। अच्छा, जब अजान होने लग जाएगी ना, तो मैं फिर जो है वो अभी अजान होने वाली, तो मैं पॉइंट सीखना शुरू करूंगा, तो आप पॉइंट सीख लीजिएगा तब तक के। दूसरा इनको लगता है कि इनके हाथ से दूसरी चीज सीख लेगी, वो है वेल्थ आउटसाइड काबा। वेल्थ आउटसाइड काबा क्या भाई, कुरैश का बिजनेस ये है कि कुरैश जो है वो सीरिया से होलसेल रेट पे सामान लाएंगे मक्का, और मक्का पे लाके वो सामान हायर प्राइस पे हायर प्रॉफिट मार्जिन से बेचेंगे। तो कुरैश का कारोबार यही था। अब काबा है तो काबे के बाहर इनके पास दुकानें हैं, और अगर ये दुकानें हैं तो बिजनेस पप्पू चमक रहा है, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल गेन्स और बेनिफिट्स हैं। काबा गया तो वेल्थ गई। चलो अजान शुरू हो गई तो बाद में बताऊंगा, तब तक पॉइंट लिख लो। भाई पहले समझ लें, उसके बाद राइटिंग लीजिए, इसकी राइटिंग रुके, इसको छोड़ दें। तो देवर इनसिक्योर कि दे आर गोइंग टू लूज काबा, और काबा के बाद उनकी दुकानें हैं। अगर दुकानें हैं तो बिजनेस है, बिजनेस है तो प्रॉफिट मार्जिन और फाइनेंशियल गेन्स है। अगर काबा गया इनके हाथ से तो दुकानें जाएंगी, अगर दुकानें चली गई तो इनके फाइनेंशियल गेन्स नहीं, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो वेल्थ आउटसाइड काबा का मतलब क्या होगा, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। वेल्थ आउटसाइड काबा का मतलब है शॉप्स एंड बिजनेसेस, शॉप्स एंड बिजनेसेस। और ये शॉप्स और बिजनेसेस वही ओन करता है जिसके पास काबा और काबे की कस्टडी या लीडरशिप है। तीसरा पॉइंट सबसे मुश्किल है, और ये तीसरा पॉइंट जो बंदे समझ के बता दें तो उसने एग्जामिनर को ये साबित कर देना कि भाईजान मुझे सारी की सारी कहानी मालूम है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा, तो मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है इम्यूनिटी फ्रॉम द लूटर्स एंड रॉबर्स। इमोरलिटी नहीं है, इम्यूनिटी है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखें, जब भी मक्का से सीरिया और सीरिया से मक्का कारवांस की मूवमेंट होती थी, तो इन कारवांस को जो लोग लूटते थे उनको हम लोग बोलते हैं लूटर्स। तो ये जो लूटर्स कारवान को लूटते थे, इनका रिलीजन क्या था। ये जो लूटर्स थे जो हर कारवान को लूटते थे, ये पॉलीथीस का कारवान भी लूटेंगे, मोनोथीस का कारवान लूटेंगे, जीव का, क्रिश्चियन का, एथियस का, मेगियंस यानी ज़ोरास्ट्रियंस का भी कारवान लूटेंगे। ये लूटर, लुटेरा तो लुटेरा होता है ना, उसने तो लूटना है। तो ये लूटर्स हर शख्स का कारवान लूटते हैं। पर इन लूटर्स का सरखुरम रिलीजन क्या था, इनका रिलीजन था पॉलीथीज्म, यानी कि देवर दी आइडल वर्शिपर्स। ये लूटर्स हर शख्स का कारवान लूटेंगे सिवाय एक पार्टी के, उसका नाम है कुरैश। इन लूटर्स जो कि पॉलीथीस्ट हैं, जो कि आइडल वर्शिपर्स हैं, इन्होंने कुरैश को क्या दी हुई है, इम्यूनिटी। अब ये कुरैश को इम्यूनिटी यानी प्रोटेक्शन क्यों देते हैं। ये लोग कुरैश के कारवान लूटते ही नहीं, बल्कि कुरैश के कारवान को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाई सो, बिकॉज ऑफ वन रीजन, दीज लूटर्स हु आर द आइडल वर्शिपर्स, जिन आइडल्स के ये वर्शिपर्स थे, वो आइडल्स कहाँ रखे हुए थे, काबा में। और काबा में उन आइडल्स के रखे हुए उनकी हिफाजत कौन करता था, कुरैश। So these looters, गौर से सुनना, these looters, they did not loot the caravan of Quraysh because they knew that Quraysh were the rakhwalas of their bhagwans. They knew that
Quraysh were the protectors of their gods, and since Quraysh were protecting their gods by putting them safely inside the building of Kaaba, these looters had this belief because of their religion that we should not be looting the caravans of Quraysh, we should be protecting the caravans of Quraysh because they protect our khudas, they protect our gods. तो जब कुरैश हमारे भगवानों की हिफाजत करते हैं तो हम भी कुरैश के कारवांस को लूटेंगे नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करते हैं, उनको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन देते हैं। अब बात समझिए, काबा है तो लूटर से इम्यूनिटी मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली है तो सामान सीरिया से सक्सेसफुली मक्का पहुंच रहा है, पप्पू बिजनेस छा रहा है, खूब सारे फाइनेंशियल गेन्स हैं। अगर काबा गया तो आइडल्स गए, अगर आइडल्स गए तो इम्यूनिटी जो मिली हुई है लूटर से वो हो गई कैंसिल, और अगर ये इम्यूनिटी कैंसिल हुई तो इसका मतलब अब कारवान सीरिया से मक्का आएंगे तो लूट लिए जाएंगे, और अगर कारवान लूट लिए गए और वो मक्का पहुंचे नहीं तो ना होना है बिजनेस, ना होने हैं फाइनेंशियल गेन्स, बल्कि तबाही किस्म का फाइनेंशियल लॉस होगा। तो कुरैश को पता है सारा गेम पैसे का है, और पैसा एक ही बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है काबा, जो कि सेंटर ऑफ ट्रेड जिसे आप कह लें, बच्चा बार बार जिक्र करे सेंटर ऑफ ट्रेड, सेंटर ऑफ ट्रेड, उसे आप सेंटर ऑफ ट्रेड के लिए कुछ भी कह लें। तो काबा है तो मजहब है, काबा है तो सोशल लीडरशिप और प्रेस्टीज है, काबा है तो पैसा है। अगर काबा गया तो सारे नुकसान होंगे। तो नाउ दे वर इनसिक्योर अबाउट व्हाट, देखो याद करो मेरे साथ, दे वर इनसिक्योर अबाउट लूजिंग काबा एंड वेल्थ रिलेटेड टू काबा। नंबर 1 वेल्थ इनसाइड काबा, नंबर 2 वेल्थ आउटसाइड काबा, नंबर 3 इम्यूनिटी फ्रॉम द लूटर्स एंड रॉबर्स। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा। वेल्थ इनसाइड काबा में दो चीजें क्या इंक्लूड होंगी? वेल्थ इनसाइड काबा में दो चीजें क्या आएंगी? आइडल्स एंड ऑर्नामेंट्स, प्रेशियस आइडल्स एंड ऑर्नामेंट्स, सही है भाई। वेल्थ आउटसाइड काबा में दो चीजें क्या इन्वॉल्व होंगी? वेल्थ आउटसाइड काबा में दो चीजें क्या इंक्लूडेड है? शॉप्स एंड बिजनेसेस। अब ये बताओ, ये लूटर्स कुरैश के कारवान को इम्यूनिटी क्यों देते हैं? Why these looters gave protection to the caravans of Quraysh? Because Quraysh were protectors of their idols. Because Quraysh were caretaker कह रहे हैं या protector कह रहे हैं, Quraysh were protector of their idols. ठीक है भाई, चलो आप पॉइंट कंप्लीट करें। So they were insecure about losing Kaaba and wealth related to Kaaba में पहले लिखिए wealth inside Kaaba के ब्रैकेट में आएगा precious idols and ornaments। वेल्थ आउटसाइड काबा में आएगा शॉप्स एंड बिजनेसेस। और आखिरी पॉइंट आएगा इम्यूनिटी फ्रॉम द लूटर्स who came on the scooters, and when they looted people acted like hooters। चलें जी, ये आंसर खत्म शुद्ध। अगले सफा, अगला सवाल ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लो भाई। स्क्रीनशॉट के शौकीन स्क्रीनशॉट ले लें। इब्राहिम खैरी कह रहे हैं कि कुरैश का पॉइंट ऑफ व्यू इनसिक्योर राइट है या रॉन्ग था? आप पहले ये बताएं आपका सवाल राइट है या रॉन्ग है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूं कि आप हर बात पे क्यों करते हैं, तो हर बात पे मैंने आपको परसों भी समझाया था कि क्यों करने की बजाय किसी बात पे एतमाद भी कर लेना चाहिए। सर इम्यूनिटी फ्रॉम द लूटर्स का मतलब ये है कि कुरैश जो हैं, जो लूटर्स थे वो कारवान कुरैश के नहीं लूटते थे, बिकॉज द लूटर्स वर आइडल वर्शिपर्स, और वो जिन आइडल्स के वर्शिपर्स थे वो आइडल्स कुरैश उनके केयरटेकर थे, वो आइडल्स काबा में रखे हुए थे, और they used to respect the people of Quraysh, and they not only respect, they revere the people of Quraysh in a manner that the Quraysh are those people who take care of our gods. So since they take care of our gods, since they protect our gods, so we should not be looting them, we should be respecting them, and we should be respecting their business as well, and we should be protecting their business। इसलिए हम लोग इनके कारवांस को लूटेंगे नहीं बल्कि उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। अब जब तक ये आइडल्स हैं तब तक कुरैश के कारवांस को इज्जत और कुरैश के कारवांस को प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर ये आइडल्स इनके हाथ से निकले, यानी काबा निकला, आइडल्स गए, तो फिर इनको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इस पूरी सूरत हाल में कुरैश जो है उनका बिजनेस लॉस हो जाएगा।
नेक्स्ट पेज पे आइए, परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स क्वेश्चन है। Outline the difficulties encountered by Prophet's followers in the years they lived in Makkah. यार ये ऊपर पीछे वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं लिखे थे भाई, इनके मार्क्स लिख लो, वरना कल को स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये शायद 10 मार्क्स का आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे ये सब 4 मार्क्स के थे भाई। पिछले पेज के तीनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, और अभी जो आपने सवाल लिखा है ये 10 मार्क्स का है, क्योंकि ए पार्ट 10 मार्क्स का होगा, बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का। प्लीज भाइयों और बहनों, लिव्ड इन मक्का जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लेना। लिव्ड इन मक्का को अंडरलाइन कर दीजिएगा। मोहम्मद, कुछ बच्चों का कैमरा ऑन हो गया, उनका कैमरा ऑफ कर दो। मोहम्मद भाई कैमरा ऑफ कर दो। सात गलत जवाब है, अकील गलत जवाब है, बरीरा का जवाब सही है। फ्रेम कैसे पता चलेगा भाई, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार ऐसे आया, outline the difficulties encountered by Prophet Muhammad peace upon him and his followers. Yeah, outline the difficulties encountered by Prophet peace on his followers between the years 610 to 622 AD. तो यही तो वो ईयर्स हैं जिसमें मुश्किलात शुरू हुई, और यही वो ईयर्स हैं जिनमें जो है सहाबा यानी कि प्रॉफिट और सहाबा मक्का में थे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो फ्रेम है, इसमें एग्जामिनर साहब बड़े क्लियर हैं, और ये तो सबसे बड़ा मसला आता है, स्टूडेंट इस आंसर में परसिक्यूशन की स्टोरी तो लिखता है लेकिन ये 13 ईयर्स नहीं कवर करता। इस आंसर का जो फ्रेम होगा वो ये कि दिस आंसर शुड बिगिन फ्रॉम द ईयर 610 AD, लेकिन जो ज़ाहिर 610 से 613 AD की बहुत मुख्तसर बात करनी है। कल मैंने क्या बताया था, कल का टॉपिक अर्ली प्रीचिंग था, कल प्रीचिंग के मार्क्स ज्यादा थे, परसिक्यूशन कंक्लूजन था। आज 610 से 613 तो खाली इंट्रोडक्शन होगा, आज अर्ली प्रीचिंग के मार्क्स 1 या 2 होंगे, सारे मार्क्स होंगे परसिक्यूशन के। तो जो बच्चे बोल रहे हैं जी 613 से 622 AD, वो लोग भी एक तरह से दुरुस्त ही बोल रहे हैं, क्योंकि मेजर मार्क्स तो 4th ईयर प्रॉफिटहुड से लेके 13th ईयर प्रॉफिटहुड के हैं, जब मुसलमान टेरिबली और ब्रूटली टॉर्चर हो रहे थे। लेकिन 613 AD आएगा फिर भी, क्योंकि वो आपके आंसर का इंट्रोडक्शन है। तो इस आंसर में आपको जो है वो 13 ईयर्स की स्टोरी कवर करनी है। वो कैसे कवर करनी है, सर खुर्रम का मसला है, वो आपका मसला नहीं है। आप फिलहाल मेरा बच्चा जो है वो 2 पैराग्राफ बना लो, पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2। P1 में आएगा जी इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 1 में आएगा इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 में आएगा परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स। अजान हमने हो भी चुकी है, अजान का जवाब भी दे दिया। हमजा भाई कैसी बातें कर रहे हो, एक अजान का जवाब वाजिब होता है ना, आप हर अजान का जवाब देने लगे तो फिर तो पूरा 24 घंटे 7 दिन आप अजान का ही जवाब देते रहेंगे। ये पहली क्लास में असूल सिखाया था, शायद आप बाद में ज्वाइन किया, आपने फर्स्ट क्लास में ली नहीं है, पता नहीं स्क्रीन को क्या हो जाता है यार। करें स्टार्ट। अगर आप पेन रख दीजिए, सिट बैक एंड जस्ट सी कि मैं आपको जो है वो क्या सिखाने लगा हूं। जब भी ये आंसर आएगा और जब भी स्टूडेंट इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्चुअली थिंक दैट कि इस आंसर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का तरीकेकार ये होगा कि हम जो है वो बस प्रोसिक्यूशन की एग्जांपल्स लिख दें। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जो मुझे आपको बहुत क्लियरली समझाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर या बाय द व्हेन आई विल बी टेकिंग और कंडक्टिंग योर मॉक्स और मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो मैं एक सवाल लास्ट में देता हूं जो कि मुझे लगता है
क्योंकि अब आपका 15 के बाद अगर कैंपस खुलता है तो मैं आपके टेस्ट रखूंगा, तो टेस्ट जब होगा तो उसमें शायद मैं ये सवाल दे दूं आपको। सवाल गौर से सुनिएगा। Outline the difficulties encountered by Prophet and his followers in the years they lived in Makkah. तो ये क्वेश्चन पास पेपर का बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये ओल्ड पास पेपर्स में है। न्यू पास पेपर्स में वो प्रॉफिट को 10 मार्क्स का अलग पूछता है, फॉलोअर्स को 10 मार्क्स का अलग पूछता है। लेकिन किसी भी ईयर दोनों मर्ज आ सकते हैं, और अगर दोनों मर्ज आ जाए तो प्रॉफिट और फॉलोअर्स के 5 मार्क्स हो गए। अब बात ये है कि अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन परसिक्यूशन का 5 मार्क्स का होगा तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद पे के परसिक्यूशन की एग्जांपल्स लिखनी होगी 2 to 3, और फॉलोअर्स अगर 5 मार्क्स का हो तो एग्जांपल होंगी 2 to 3। अभी प्रॉफिट मोहम्मद को साइड पे करते हैं, आज बात हो रही है फॉलोअर्स की। तो अगर फॉलोअर्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का परसिक्यूशन का आएगा तो यू शुड बी पुटिंग और यू शुड बी एडिंग हाउ मेनी एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन, 2 to 3। एक हजरत बिलाल की एग्जांपल, एक हजरत सुमैया की एग्जांपल जो फर्स्ट फीमेल मार्टर थी, एक हजरत उस्मान की मिसाल आ गई। इस पे तो बच्चे ने 9th क्लास में जो रीडिंग की भी होती है उसका आंसर तैयार हो जाता है। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर एंड डू नॉट फॉरगेट दैट, देखिए यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है सारी की सारी। जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 या फिर 7 मैक्सिमम एग्जांपल्स देनी है। तो 5 और 10 मार्क्स के परसिक्यूशन में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया, और वो बहुत बड़ा फर्क ये है कि आपको 10 मार्क्स के परसिक्यूशन में मिनिमम टू मिनिमम भी 5 एग्जांपल्स लिखनी है। उस्मान है, खब्बाब है, बिलाल है, खालिद बिन सईद है, हारिस इब्न अबी हाना है, हजरत सुमैया है, हजरत जो है वो अब्दुल्ला बिन मसूद है, या हजरत अम्मार की पूरी फैमिली है जो विक्टिमाइज हुई थी, वो सारी फैमिली का जिक्र आ सकता है। तो 5 और 10 मार्क्स में फर्क पता चल गया भाई। 5 मार्क्स में मैक्सिमम 3 एग्जांपल्स हैं, 10 मार्क्स में मिनिमम टू मिनिमम भी 5 एग्जांपल्स हैं। लेकिन याद रहे यहाँ टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस आंसर ये क्वेश्चन हर 1.5 साल बाद आता है, एग्जामिनर को पता है। मैं जितनी बार भी ये सवाल दूंगा स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट इस आंसर में जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं वो ये, they believe and they most of the students think that कि जितनी एग्जांपल्स लिखो उतने मार्क्स। भाई ये बात समझ लो, एग्जाम्पल 5 लिखो या 5000, एग्जाम्पल्स के मार्क्स 5 है। इस आंसर में 2 डिमांड्स हैं। अल्लाह करे आपको ये याद हो जाए, वरना रिकॉर्डिंग में सुन के अपने पास भी इसको सेव करके रख लीजिएगा। इस 10 मार्क्स के आंसर में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 टू ऐड 5 to 6 एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन, नंबर 2 फिनिशिंग द फ्रेमवर्क। मैं इसको रिपीट करके फिर समझाता हूं मैं बोल क्या रहा हूं। 10 मार्क्स के परसिक्यूशन के आंसर में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 एडिंग 5 to 6 एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन, नंबर 2 फिनिशिंग द फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट डज फिनिशिंग द फ्रेमवर्क मीन? फिनिशिंग द फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जनाबे वाला आपका आंसर 610 AD यानी फर्स्ट रेवलेशन से शुरू होना चाहिए, और आपका आंसर चलते 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 सेकेंड माइग्रेशन यानी कि 622 AD में खत्म होना चाहिए। तो 2 डिमांड्स हुई, आधे मार्क्स एग्जांपल्स लिखने के हैं और आधे मार्क्स जो अल्लाह आपका भला करे वो किसके हैं? 13 इयर्स की स्टोरी को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट करने के हैं। Most of the students do not secure marks more than 5 marks in this answer। उसकी वजह यही है कि स्टूडेंट खाली परसिक्यूशन लिख के आता है और स्टूडेंट अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट करना भूल जाता है। You need to understand, examiner is saying in the years they lived in Makkah। ये नहीं कह रहे discuss the persecution that Muslims faced initially। भाई परसिक्यूशन में पिटाइयां हैं, जान जाना है, तकलीफें हैं, जिल्लतें हैं, फिर उसके बाद एक माइग्रेशन है, दूसरी माइग्रेशन है, कन्वर्जन रब्जा की है, उसके बाद उस मुसलमानों का बॉयकॉट है, बॉयकॉट में इतनी तकलीफ है, बॉयकॉट में नेगोशिएशंस हैं, फिर उसके बाद मुसलमानों पे फिर फैंटियां हैं, फिर तकलीफें हैं, फिर मदीना की माइग्रेशन। सो द पॉइंट इज 10 मार्क्स के आंसर में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। Add 5 to 6 examples of persecution, finishing the framework। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप सब ने ये जवाब लिख के मुझे भेजना है, तो मुझे इस बात का यकीन हो आपको याद हो गया। 10 मार्क्स के परसिक्यूशन में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। Add 5 to 6 examples of persecution, finish the framework। जी 10 मार्क्स के परसिक्यूशन की 2 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? 10 मार्क्स के परसिक्यूशन की क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? Add 5 to 6 examples of persecution, finish the framework। Add 5 to 6 examples of persecution और दूसरा finishing the framework। 10 मार्क्स के persecution की 2 requirements हैं। Adding 5 to 6 examples of persecution, finishing the framework। जज़ाकल्लाह, खुश रखिए आप लोग को।
जब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जवाब आ गए, चलो अब कहानी सुनो बेटा। मैं फ्रेमवर्क सुना रहा हूँ। इस फ्रेमवर्क में होगा ये कि मैं आपको प्रोसिक्यूशन डिटेल से पढ़ाऊंगा ना। आज क्या है, फ्रेमवर्क 5 मार्क्स का, और फ्रेमवर्क मतलब इतनी सारी स्टोरी के आउटलाइन करें, तो पूरी 13 ईयर्स है वो आउटलाइन होंगे। लेकिन प्रोसिक्यूशन में जो पिटाइयां लगी हैं वो होगा डिस्क्राइब याद है, लंबी कर, आउटलाइन सिर्फ बुलेट्स और मेजर पॉइंट। तो 13 साल के पॉइंटर्स होंगे और प्रोसिक्यूशन की डिटेल्स होंगी। अब वो पॉइंटर्स और डिटेल्स कैसे चलेंगी, मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ। अच्छा प्लीज कुछ चीजें आपने मेरे साथ याद करनी है, क्योंकि मैं आपसे तकरीबन अगली 8 क्लासेस में ये सवाल आपसे हर क्लास में पूछूंगा, जो मैं आपको आज याद करा रहा हूँ। In the year 610 AD, while meditating in cave Hira, Hazrat Muhammad through the angel Hazrat Jibreel, Prophet received the very first revelation. On receiving the first revelation, Prophet Muhammad was selected as a messenger of Allah, and then he was, after the revelation of Surah Mudassir, he was given the career of preaching Islam. Following the orders of Allah, in the first 3 years, Hazrat Muhammad, peace upon him, preached Islam secretly. Surah Shuara का हुक्म था, कल आपने secret preaching की तफसीलात भी पढ़ ली। सवाल ये है, सीक्रेट प्रीचिंग के ईयर्स में क्या कुरैश को इस्लाम की नॉलेज थी? आप लोग तुक्का मार के जवाब दें। सीक्रेट प्रीचिंग के ईयर्स में क्या कुरैश को इस्लाम की नॉलेज थी? मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नो, जबकि जवाब है यस। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या सीक्रेट प्रीचिंग के दौर में कुरैश को इस्लाम की कंप्लीट नॉलेज थी? नो, ये हुई ना बात। उनको अंदाजा था कि यार कुछ लोग हैं जो एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच करें। आपको याद है कल मैंने बताया था कि there was a small squabble, there was a conflict and fight between Quraysh and Muslims, जिसमें prophets Mahmud Jan Saad bin Abi Waqqas made a person, wounded a person, that the person started to bleed. तो यहाँ पर जो है वो कुरैश को अंदाजा हो गया था, लेकिन कुरैश ने उसके बावजूद when they knew that कि आइडियोलॉजी आ गई है, एक खुदा की बात है, तो कुरैश ने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? So that's the question, जिसका रीजन मुझे आपको याद कराना है। So the first 3 years when Prophet was preaching Islam secretly, why Quraysh did not react? Why Quraysh did not react? Why Quraysh did not oppose Muslims? Why they were not persecuting Muslims? पहले 3 साल इस्लाम की नॉलेज लोगों ने हमें पे रिएक्ट किया, उसके पहला रीजन मेरे साथ याद करो, पहले रट्टा मारना फिर समझाऊंगा। In the first 3 years, despite having a small knowledge about religion Islam, Quraysh did not persecute Muslims because they underestimated us. पहले 3 साल में हमें क्यों टॉर्चर नहीं करे? क्यों उन्होंने हमें अंडरएस्टिमेट किया? कैसे? They were like यार दीन इब्राहिमी के लोग भी तो एक ही खुदा की इबादत करते हैं, और कुछ लोग अगर एक ही खुदा की इबादत करें तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तो कुरैश ने ये सोचा कि यार ये 5, 6, 8 लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। चले उस दिन की बात करें तो सिर्फ 11 लोग थे ना। तो कुरैश ने मुसलमानों को इनिशियली एग्रेसिवली डील नहीं किया बिकॉज दे अंडरएस्टिमेटेड अस, बिकॉज दे अंडरएस्टिमेटेड मुस्लिम्स। दूसरा पॉइंट ये है कि कुरैश ने पहले 3 साल क्यों एग्रेसिव रिएक्ट नहीं किया? बिकॉज दे डिड नॉट नो अबाउट द कंप्लीट टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उन्हें ये तो खबर थी कि एक खुदा की इबादत करने वाले चंद लोग हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं खबर थी कि ये जो रिलीजन है इसका पहला ही जो टीचिंग और लॉ है वो क्या? आइडल्स एंड आइडल वर्शिपिंग आर फॉल्स। तो जिस दिन यानी 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड माउंट सुफा में इनको पता चला कि मुसलमान 40 प्लस हो गए हैं, तो इन्हें पता चला ले भाई हम तो अंडरएस्टिमेट करके बैठे हुए थे। और जिस दिन को पता चला कि ये आइडियोलॉजी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं माउंट सुफा में, ये तो टोटल is against the religion of our papas and grandpapas, तो उस दिन कुरैश जो हैं वो aggressive होना शुरू हुए। So in the first 3 years, Quraysh did not become aggressive. During the years of secret preaching, they did not torture Muslims because they underestimated Muslims. They did not know about the complete teachings of Islam. They underestimated Muslims. They did not know about the complete teachings of Islam. अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नबिया बाजी ने तो पहले ही जवाब लिख दिया, उन्हें पता था मैं पूछने वाला हूँ। In the first 3 years, Quraysh did not torture Muslims. In the first years of preaching, Quraysh did not torture Muslims because शाबाश शाबाश, जवाब याद करना है सर, याद के बगैर गुजार नहीं होगा, वरना तो पता तो ऐसे थोड़ी होगा सर खुर्रम से पढ़ना है तो याद करना है, क्योंकि अपन तो याद कराएगा बिल्कुल। Because they underestimated Muslims and they did not know about the complete teachings of Islam. They did not know about the complete teachings of Islam. सही है भाई, याद हो गया यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब भी आप ही लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैंने कुछ कहानी तो आपको याद दिला दी है।
शाबाश बेटा, खुश रहो। From the 4th year of prophethood, when Hazrat Muhammad SAW began preaching publicly, the people of Quraysh, overall the people of Quraysh rejected Muhammad SALLALLAHU's message, but a few Quraysh, they accepted Islam. So open preaching की वजह से और immediate so many conversions की वजह से Quraysh became insecure. आप बताओ उनकी insecurities के नाम क्या हैं? इस statement को complete करो. After the open preaching and a few new conversions, Quraysh became insecure. आगे 3 words क्या आएंगे? Quraysh became insecure. क्या लिखूं? Quraysh became insecure socially, religiously and financially. Social, religious and financial insecure Quraysh ने मीटिंग की अपने असेंबली हॉल में, उसका नाम था दारुल नदवा. दारुल नदवा की मीटिंग में 2 बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस दिए गए, या 3 डिसीजंस कह लो उसको. उन 3 डिसीजंस में जो मेजर डिसीजन था वो क्या था? That the Quraysh are going to oppose the religion Islam, and they are going to persecute the followers of Islam, and they are going to torture them brutally. अब अगर 5 मार्क्स का आंसर होगा तो यहाँ पर 2 to 3 एग्जांपल्स आएंगी, लेकिन ये तो आंसर 10 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पर परसिक्यूशन की देनी पड़ेगी 5 to 6 एग्जांपल्स. देखो ऊपर से यहाँ तक की स्टोरी आउटलाइन हुई. ये जो एरिया है ये क्या होगा? डिस्क्राइब, क्योंकि इसके हाफ मार्क्स हैं, बाकी पूरी स्टोरी के हाफ मार्क्स हैं. When persecution had taken lives of many and many followers had been killed, Khalid bin Said शहीद हो गए थे. Khalid bin Said को brutally torture किया. हजरत हारिस इब्न अबी हाला शहीद हो गए, हजरत यासिर शहीद हो गए, हजरत सुमैया शहीद हो गई. And those who were living at the hands of Quraysh, they were living a miserable life. So these people of Quraysh, the Muslims were living miserably in the city of Makkah. So therefore, in the 6th year of prophethood, Allah ordered followers to migrate from Makkah to Abyssinia. 2 बैच चले गए थे अबिसिनिया. पहले बैच में 12 men और 4 women थे, दूसरे बैच में 83 और 19 women थे. अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया, मुझे देखना है किसको याद हो गया. The first batch of 12 men and 4 women, it was headed by, पहले बैच को कौन लीड कर रहे थे? हजरत उस्मान. मोइज जवाब गलत है आपका. पहले बैच को लीड कर रहे थे उस्मान. The second batch included 83 men and 19 women, और इस बैच को लीड कर रहे थे हीरो ऑफ द स्टोरी ऑफ अबिसिनिया, जिनका नाम है हजरत अली के भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. जैसे ही मुसलमान जो है वो मक्का से अबिसिनिया गए, तो मुझे बताइए, कुरैश ignored us or they pursued us? Quraysh ignored Muslims or they pursued Muslims? They pursued Muslims. पहले तो उन्होंने हमारा बॉर्डर तक पीछा किया, लेकिन मुसलमानों के शिप्स तो ऑलरेडी निकल चुके थे. कुरैश मुसलमान को पकड़ के ला ही नहीं सके. फिर कुरैश ने 2 लोग भेजे, अमर बिन अनास और अब्दुल्ला बिन रबिया, कि जाओ नजाशी से बात करो और मुसलमानों को लेकर आओ. लेकिन कुरैश failed. They flunked absolutely badly. Yeah, they flunked badly to bring the Muslims back, because the just king of Abyssinia, Najashi, he supported Muslims after hearing the amazing recitation made by Hazrat Jafar bin Abu Talib, which was of Surah, which were the verses of Surah Maryam. तो यहाँ पर कुरैश जो है, देखो उनका पहला कुरैश का जो मसला था, they could not stop the growth of Islam. They could not stop Muslims from practicing Islam. They could not stop Muslims to migrate from Makkah to Abyssinia. And now Quraysh had a failure to bring the Muslims back to the city of Makkah. Quraysh इतने annoyed चल रहे थे, इतने agitated थे कि Quraysh का एक और reaction आने वाला था. लेकिन उससे पहले Quraysh के लिए बड़ी मुसीबत ये हो गई कि मक्का में उनको खबर मिलती है कि 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जो कि स्ट्रॉन्ग मैन थे सोसाइटी ऑफ मक्का के, जो कि रेसलर्स और वॉरियर्स थे, और उनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम बहुत मजबूत हो गया. एक थे सैयदुल शुहदा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, और दूसरे थे अल फारूक, जिनका नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब. इनकी कन्वर्जन के बाद कुरैश की बस हो गई, और कुरैश ने एक सिवियर रिएक्शन दिया. उस सिवियर रिएक्शन का नाम है सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट. सोशल एंड इकोनॉमिकल बॉयकॉट, या इकोनॉमिक बॉयकॉट, सॉरी, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट. और इस बॉयकॉट में 3 साल तक मुस्लिम्स वर लिविंग इन द वैली कॉल्ड शिब अबी तालिब. उसके बारे में जो हिस्टोरियंस लिखते हैं, द वैली ऑफ शिब अबी तालिब ऑलवेज एकोड with the weeping voice of children. हर वक्त वहां से बच्चों की रोने की आवाज आती थी. तो 3 साल में मुसलमानों को ये 3 प्रॉब्लम हुए. या आज से याद करना है, क्योंकि मैं हमेशा अपने नोट्स में ऐसे ही लिखवाऊंगा. बॉयकॉट के 3 इयर्स में, इन द 3 years of boycott, Muslims had 3 difficulties. इसको क्या बोलेंगे? HTH. जिसको याद हो जाएगा इसका फुल फॉर्म वो टाइप करके भेजेगा. HTH का मतलब है 3 डिफिकल्टीज थी बॉयकॉट की. हंगर, थर्स्ट एंड हीट. बॉयकॉट की 3 डिफिकल्टीज थी जो मुसलमानों ने 3 साल तक बर्दाश्त की. शिब अबी तालिब में हंगर, थर्स्ट एंड हीट. भूख बहुत थी, गर्मी बहुत थी, और प्यास तो रेगिस्तानी इलाके में आमतौर पे भी होती है. तो द वैली ऑफ शिब अबी तालिब ऑलवेज एकोड विद द वीपिंग वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, या विद द वीपिंग ऑफ चिल्ड्रन. उसकी वजह
बच्चे बहुत रोते थे, उनको गर्मी बहुत लगती थी, खाना नहीं हुआ करता था और प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। 3 साल के बॉयकॉट के बाद द बॉयकॉट वाज लिफ्टेड इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, अगले 3 साल तक कुरैश का तूफान बदतमीजी बढ़ता रहा and when persecution was not stopping and these Muslims were getting more and more miserable day by day, their lives were vulnerable in the city of Makkah. Eventually, in the year 622 AD, Hazrat Muhammad SAW ordered followers to migrate from Makkah to the city of Medina. तो ये आपके आंसर का फ्रेम है। अब याद रहे, इस आंसर में सबसे ज्यादा बात इस पोर्शन पे है। 5 मार्क्स इसके हैं और 5 मार्क्स हैं, अल्लाह आपका भला करे, फिर फ्रेमवर्क कंप्लीट करने का। मैं वापस रिपीट करता हूँ और कोई भूल गया हो। 10 मार्क्स की परसिक्यूशन के आंसर की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, एडिंग 5 to 6 एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन। नंबर 2, फिनिशिंग द फ्रेमवर्क। तो अगर आपको ये वाला इमेज चाहिए होगा तो मैं इमेज आपको भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक की स्टोरी लिख लें। प्रॉफिट रेवलेशन रिसीव करके नबी बनते हैं, प्रीचिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुरैश शुरू में रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे अंडरएस्टिमेटेड मुस्लिम्स एंड दे डिड नॉट नो अबाउट द कंप्लीट टीचिंग ऑफ इस्लाम। उसके बाद प्रॉफिट ने जब ओपन प्रीचिंग शुरू की तो कुरैश सोशली, रिलीजियसली और फाइनेंशियली इनसिक्योर जब हुए तो कुरैश ने मीटिंग की कहां पर? दारुल नदवा में। यहां से लेके यहां तक P1 है, यहां से लेके यहां तक क्या है? P1। तो लिखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ड्रॉ नहीं करें, आपको मैं ऐसे ही भेज दूंगा, आप बस पॉइंट्स लिखें प्लीज। पैराग्राफ नंबर 1 के पॉइंट्स में टाइप कर रहा हूं, आप लिखते रहें, मैं कोशिश करके बोलता भी रहूंगा। P1 स्टार्ट हो गया, पहला पॉइंट आ गया। In 610 AD, Prophet peace upon him received first revelation. And soon after he started preaching Islam. In 610 AD, Prophet Muhammad peace on received first revelation. And soon after he sallallahu alaihi wasallam started preaching Islam. In the first 3 years, he preached Islam secretly. In the first 3 years, he preached Islam secretly. In these years, Quraysh did not react to this because they underestimated Muslims and they were unaware about the complete teachings of Islam. Complete teachings of Islam. On 4th myopy, he began preaching Islam publicly. Which resulted in rejection of Quraysh, though a few converted. On 4th myopy, he began preaching Islam publicly, which resulted in rejection of Quraysh, though a few converted. YOP का मतलब ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेरी आदत है मक्की लाइफ पढ़ाते हुए बोलता हूँ STH SRF। जब मैं बोलूंगा SRF का मतलब होगा सोशल, रिलीजियस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। जब मैं बोलूंगा YOP इसका मतलब होगा ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, और जब मैं बोलूंगा STH इसका मतलब होगा हंगर, थर्स्ट एंड हीट। नहीं याद हो रहा तो अभी पेज के टॉप पे लिख लो, YOP मींस ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। The open preaching and new conversions made Quraysh socially, religiously, and financially insecure. The open preaching and new conversions made Quraysh socially, religiously, and financially insecure.
To deal with these insecurities, they held a meeting in Dar ul Nadwa. They held a meeting in their assembly hall, Dar ul Nadwa. To deal with the insecurities, they held a meeting in their assembly hall, Darul Nadwa. Darul Nadwa. When you are done, please type done so that I may start paragraph number 2. I may start teaching paragraph number 2. मेरी आवाज नहीं आ रही तो उसका मतलब आपकी तरफ माइक में कोई मसला है मोहम्मद हामिस? कर दो स्टार्ट? आपने फोर्थ पॉइंट अगेन कैसे सेंड करी? कैसी बातें हो रही है यार? कैन यू सेंड द फोर्थ पॉइंट अगेन? लेट मी जस्ट ट्राई टू कॉपी द होल पैराग्राफ. जो मांगे मैं पूरा दे दूंगा उसको पैराग्राफ. लेट्स सी कॉपी हो रहा है कि नहीं. अब ट्राई करता हूँ आपको भेजने की. मशाल शकील, ये लीजिए सारे पॉइंट्स हैं. फोर्थ पॉइंट में सारे पॉइंट्स भेज दिए. मोहम्मद हुसैन को भी सारे पॉइंट्स चाहिए. चलो पहले पॉइंट्स लिखो, फिर पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट करो. ये सही ड्यूटी दी आप लोगों ने मुझे. सलीम फिरोजी कह रहे हैं इंतजार फरमाइए अपनी कौम की बेहतरी के लिए. मारिज कह रहे हैं क्वेश्चन दिखा दें. ये ले मारिज भाई, क्वेश्चन आ गया. YOP का मतलब ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है. ईयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड. माहीन अहमद, YOP ईयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड. ये ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. बात कभी नेट ऑफ हो गया था. मेरे पास कौन सा आईपैड है? क्या बात है, कौन सा आईपैड है ये? आईपैड ए सिरी, टेल मोहम्मद हसन नवाज अबाउट द आईपैड. कह रहा है विच वन? छोड़ रहने दे, तेरे से नहीं हुआ. भाई नया ले लिया है मोइज, तुम अमेरिका से लाके दे दो, वहां रखा हुआ है. 10002 गर्ल लेक सिटी, ह्यूस्टन टेक्सास. या तो तुम ला दो वहां से, मेरा तो जाना नहीं होगा अभी. क्यों चेंज करूं मैं आईपैड भाई? इस पे मैं वो लिखूंगा ना, वो पे खेलता हूँ ना मैं, 8 बॉल पूल. बिल्कुल पप्पू चल रहा है मेरा आईपैड. लेकिन बहरहाल मुझे वो मैजिक कीबोर्ड के लिए चाहिए, वो है नहीं. चले हो गई बातें, कर दो स्टार्ट. अरे मंगा दे यार, मैं दुआ भी दूंगा और मिठाई भी खिलाऊंगा. लेकिन फिर पूरा अच्छा खासा सामान है वहां पर मेरे, कम से कम जो है वो मेरे केसेस भी हैं और खाली एप्पल के मेरे 7 to 8 प्रोडक्ट्स हैं. तो एक छोटा हैंड कैरी किट में भर के आएगा सामान. ला दो, पैसे भी ले लेना भले मुझसे, $100 ले लेना. चलो अगर मंगवा के दे दो, एड्रेस में भेज देता हूँ आपको. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2 जब आ गया तो अब देखें एक बात समझनी है. आप संजीदा हो जाते हैं, बहुत हो गई इधर उधर की बातें. देखो सीन कुछ ऐसा है कि कुरैश ने अब बैठ के दारुल नदवा में डिसीजन लिया. तो आज की क्लास हमारी जो है उस क्लास में वी आर डिस्कसिंग और वी आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट कि हाउ व्हाट डिसीजंस दे मेड अगेंस्ट फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. अब जब हम फ्राइडे को मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑन प्रॉफिट. तो 2 से 3 डिसीजंस प्रॉफिट के बारे में अलग लिए गए और फॉलोअर्स के बारे में अलग. आज प्रॉफिट का जिक्र नहीं हो पाएगा, P2 में सिर्फ फॉलोअर्स का जिक्र होगा. तो फॉलोअर्स के अगेंस्ट कुरैश ने दारुल नदवा की मीटिंग में क्या डिसाइड किया. तो पहला डिसीजन जो उन्होंने लिया, मुझे उसके बारे में आप जरा एक बात बताइए कि लेट्स थिंक और लेट्स गो टू द माइंडसेट ऑफ कुरैश. और कुरैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखते हैं. कुरैश चाहते थे इस्लाम नीस्तो नाबूद हो जाए. They wanted the destruction of this religion and they did not want to hear a single thing about that religion anymore. कुरैश चाहते हैं इस्लाम खत्म हो जाए.
इस्लाम को खत्म करने का बेहतरीन तरीका उनके लिए क्या था कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी असैसिनेट कर दें और वो फॉलोअर्स को भी असैसिनेट कर दें। तो कुरैश के लिए जो बेस्ट प्रायोरिटी थी, जो टॉप ऑप्शन था, वो ऑप्शन ये था, दे शुड बी किलिंग ऑल द फॉलोअर्स। लेकिन आपने मुझे बताना है, आई वुड लाइक टू सी योर इवैल्यूएटिव स्किल्स कि आप में से कौन लोग को इसमें से कोई जवाब दे पाएगा। कुरैश के लिए ये सॉलिड ऑप्शन था। Darul Nadwa में they were discussing, all the tribes were there, and their first priority, their top priority was to kill all these Muslims. Lekin they could not finalize that, and they could not kill all the Muslims, and they could not decide to go for the killing or assassination of Muslims because कुरैश मुसलमानों को मारना चाहते हैं पर वो नहीं मार सकते। उसके दो रीजन हैं। एक रीजन मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था। होली प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं होगी। एक बच्चे का जवाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम खैरी का जवाब आया, बरीरा का जवाब, बरीरा यू आर बीइंग गुड। मैं आपको दूसरी बार देख रहा हूँ। खुदा का जवाब भी आ गया। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एक रीजन है। So Quraysh wanted to kill all these Muslims, but they could not kill these Muslims, or they could not reach the decision of killing these Muslims unanimously because number one, Muslims became a good strength in numbers. तो अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक पब्लिक सीक्रेट प्रीचिंग इसलिए की कि प्रॉफिट चाहते थे कि मैं एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ अगर पब्लिक प्रीचिंग पे जाऊंगा तो हो सकता है कुरैश रिएक्ट करके कुछ लोग को तो मार सकें, लेकिन वो सबको नहीं मार सकते। तो यहाँ पर कुरैश could not reach the decision of killing Muslims because number one, Muslims were very good in strength, they were around 40 or 40 plus by that time, और number two ये कि few Muslims, जैसे रेहान शेख का भी और बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, few Muslims were already under the tribal protection, और tribally protected बंदे को कत्ल करना और assassinate करने का मतलब कुरैश में और मक्का में सिर्फ खाना जंगी है, और कुरैश जंगों से बहुत घबराते हैं, इसीलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ फजूल जैसी ट्रीटी साइन की हुई थी, और इसीलिए वो चाहते हैं कि बस कबीले आपस में जुड़े रहें, जंगे ना हो, और स्टेट से जंग करने के लिए तैयार है, आपस में जंग करने के लिए इंटरनल वॉर से बहुत घबराते हैं। तो कुरैश जो है वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सके। तो पहला फैसला, they wanted to kill these Muslims, but they could not do so because Muslims were good in numbers, and number two, few Muslims, a few individuals were already under the tribal protection of few members of Quraysh, और यूं चलते फिरते tribal protection कैंसिल भी नहीं हो सकती। So Quraysh made a decision that instead of killing Muslims, they are going to persecute Muslims. The first decision that they are not going to kill Muslims. Second decision is that they are going to persecute Muslims. अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा, they made a decision that कि तो ठीक है, we cannot finish Islam, but we can suppress the growth of Islam. In order to suppress the growth of Islam, we are going to oppose the leader of Islam, we are going to oppose the followers of Islam. So Quraysh made a decision that they are not going to kill Muslims, but they are going to suppress the growth of Islam. To suppress the growth of Islam, they are going to oppose the followers of Islam. लेकिन अब ये फॉलोअर्स इस्लाम की ग्रोथ को सप्रेस करके इवेंचुअली खत्म करना चाहते हैं। So not only they are going to oppose these followers of Islam, but they are also going to brutally torture them. And when they are going to persecute Muslims, in this persecution, they are going to majburify Muslims. They are going to compel Muslims forcibly by brutal tortures. They are going to compel Muslims to do what? To renounce faith. To renounce faith. अब जैसे अबू जहल हज़रत अम्मार बिन यासिर को पीट रहा है, और अबू जहल की पूरी कोशिश ये है कि देखो मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतनी सारी किलिंग्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं इनको मजबूर करूँ कि ये रिवर्ट कर जाए, ये इस्लाम को छोड़ के वापस क्या बन जाए? पॉलीथीस्ट बन जाए। तो अगर मैं मुसलमान हूँ, if I announce that I have become a believer by saying अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, किसी ने मुझे पीटा, मेरी पिटाई लगाई और बहुत ज्यादा जो है मेरे साथ खिंचाई की, और मैंने जो है फिर री अनाउंस किया। री अनाउंस अलग वर्ड है, रिनाउंस अलग वर्ड है। रिनाउंस का मतलब है रिवर्ट कर जाना, बैक मार जाना, पीछे चले जाना। तो रिनंसिएशन ऑफ फेथ, रिनाउंसिएशन तो कोई वर्ड नहीं होता, रिनंसिएशन ऑफ फेथ के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग इस्लाम को छोड़ दें और वापस जो है वो क्या बन जाए? पॉलीथीस्ट बन जाए। सो कुरैश का पहला डिसीजन, they wanted to kill Muslims, they could not do so because Muslims were very good in strength and few were under tribal protection. Therefore Quraysh made a decision that let's persecute them. In these persecutions, which are going to be inhumane, which are going to be brutal, which are going to be unbearable, in these persecutions, they are going to majburify Muslims. They are going to compel Muslims, and they are going to force Muslims to do what? To renounce faith. अब कोशिश करो ये याद हो जाए. They decided to persecute Muslims to compel them to renounce faith.
कुरैश डिसाइड टू persecute Muslims to compel them to renounce faith. ये लाइन याद हो जाए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं. कुरैश decided to persecute Muslims to compel them to renounce faith. कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना. कंपेलिंग मीन्स मजबूर करना. फोर्सिबली मजबूर करना भी कह सकते हैं. Quraysh decided to persecute Muslims to compel them to renounce faith. To compel them to renounce faith. बहुत कम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब याद नहीं हो आप लोग को. Quraysh decided to persecute Muslims to compel them to renounce faith. To renounce faith. सर मैं भी लेक्चर दे रहा हूं, मैं कोई और पेज क्यों खोलूंगा यार, क्या बातें कर रहे हो. तो पहला डिसीजन, लेट्स नॉट किल मुस्लिम्स. दूसरा डिसीजन, लेट्स persecute Muslims to compel Muslims to renounce faith. ये हो गया दूसरा फैसला. अब यहाँ पर कुरैश were very smart people. They were so clever and they knew that if they are going to be aggressive, they are going to do it in a systematic way. कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश में आपस में खाना जंगियां शुरू हो जाए. अब ये पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली ये पॉइंट आपकी बुक्स में तो नहीं लिखा हुआ, हम तो तफसीली आपको पढ़ा रहे होते हैं. तो ये पॉइंट जिसने अपने आंसर में लिख दिया वो स्टार्ट में एग्जामिनर को बता देगा कि लाले आपकी किताबों से ज्यादा मैं पढ़ के आया हूं और मुझे बात को जरूरत से ज्यादा ही मालूम है. सो अब कुरैश ने एक बात को समझा कि इफ द पीपल ऑफ कुरैश आर गोइंग टू टॉर्चर मुस्लिम्स जनरली, इफ द पीपल ऑफ कुरैश आर गोइंग टू टॉर्चर मुस्लिम्स जनरली, तो जनरल टॉर्चर में दो तरह के मामला आएंगे. एक आएंगे इंडिविजुअल क्लैशेस और दूसरे आएंगे ट्राइबल क्लैशेस. अगर कुरैश ने मुसलमानों को टॉर्चर किया इंडिविजुअली तो कुरैश में दो तरह के क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे. एक होगा इंडिविजुअल क्लैशेस और दूसरा होगा ट्राइबल क्लैशेस. लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल. देखो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जो है वो जनरल टॉर्चर का मतलब क्या है, कोई भी किसी को भी टॉर्चर कर रहा है. मतलब कुरैश ने देखा ये मुसलमान है, बस पीटना शुरू कर दिया. तो जनरली अगर टॉर्चर जनरली हो रहा है, जनरली का मतलब ये है कि कोई भी किसी को भी विक्टिमाइज कर सकता है. तो इसमें कुरैश में आपस में ही दो तरह के झगड़े शुरू होंगे. नंबर 1 इंडिविजुअल क्लैशेस, नंबर 2 ट्राइबल क्लैशेस. कैसे समझाता हूं. उमैया बिन खल्फ के स्लेव का नाम क्या है? उमैया बिन खल्फ के स्लेव का नाम क्या है? उमैया बिन खल्फ के स्लेव का नाम क्या है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु. अबू जहल के स्लेव का नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर. सही है. अब अबू जहल तो वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था, पावरफुल भी था. अबू जहल को लेग से पता चला अबू जहल बनु मखजूम से है, उमैया बिन खल्फ बनु जुम्मा से है. दोनों ट्राइब अलग है. ट्राइब को छोड़ा अभी दो इंडिविजुअल्स की बात करें. एक अबू जहल है, एक उमैया. अबू जहल ने देखा बिलाल ने इस्लाम कबूल किया. एक दिन हजरत बिलाल ने क्या किया था, बिलाल हैड गॉन टू द बिल्डिंग ऑफ काबा and Bilal spat on the idols and then he cursed those idols and there he makes historical statements as well. तो अबू जहल को पता चला कि बिलाल रज़ी अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया है और अबू जहल ने बिलाल को पीटना शुरू कर दिया और बिलाल को मारा मारा मारा. लेकिन हजरत बिलाल अबू जहल के तो गुलाम नहीं है. तो हजरत बिलाल, हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ. हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो उठ के सीधे जाएंगे किसी वास उमैया के पास और कहेंगे उमैया बात सुनो, आई एम योर स्लेव, आई एम नॉट द स्लेव ऑफ XYZ. तो आपकी इज्जत कहाँ गई, आपका रुतबा और आपका रोब कहाँ गया कि आपके गुलाम को कोई भी पकड़ के पीट देता है. अबू जहल जैसे आदमी ने पकड़ के मुझे पीट दिया है. तो यूं हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि उमैया और अबू जहल के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए, उमैया अबू जहल के बीच में क्लैश आ जाए, या उमैया और अबू जहल के बीच में आए कि भाई तू अपने स्लेव को पीटना तो मेरे स्लेव के पीछे क्यों पड़ गया है, तो अपने 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 गिरेबान में झांक मेरे वाले खानदान के पीछे, मेरे जो वो कंसर्न लोगों के साथ क्यों पीछे पड़ गया है. तो यूं इंडिविजुअल्स के बीच में झगड़े या छोटे छोटे स्क्वैबल्स या कोई ना कोई क्लैश आ सकता था. ये तो क्लैश छोटी बात है, मेन मामला कब आता. अब मिसाल लेना, फॉर एग्जाम्पल मैं बनु उमैया से खुर्रम हूं. मैं कौन से ट्राइब से हूं? बनु उमैया. मेरा नाम है खुर्रम और मैं हूं बनु उमैया से. मैंने कर लिया इस्लाम कबूल. अब मैंने जब इस्लाम कबूल किया, मैं कौन से ट्राइब से हूं? कौन से ट्राइब से हूं मैं? याद नहीं होगा तो मैं आगे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा. मैं अपने आप को हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मेरा ट्राइब कौन सा है. बहरहाल मैं बनु उमैया से अगर खुर्रम हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये बात पता चल गई बनु मखजूम के आदमी को. बनु मखजूम का सरदार कौन है? अबू जहल. अबू जहल आया, उसने कहा खुर्रम इस्लाम छोड़ दे. मैंने कहा नहीं छोड़ रहा, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ता. अबू जहल ने मुझे इतना पीटा, आई एम टेरिबली वुंडेड. मैं पिटा, मेरी खूब धुनाई हुई. मैं कौन से ट्राइब से था? बनु उमैया से. मुझे मारा किसने? बनु मखजूम के सरदार ने. मैं सीधा उठ के चला गया बनु उमैया के अपने सरदार, अपने कबीले के सरदार के पास. और मैं बोला ओए बनु उमैया के सरदार, किधर है तू? कहाँ है तेरी गैरत, कहाँ है तेरा रोब और दबदबा?
मुझे एक बनु मखजूम के शख्स ने पकड़ के पीट दिया है, किधर है हमारी ट्राइबल प्रोटेक्शंस, किधर है हमारा कबीला? और बनु उमैया बनु मखजूम से बड़ा कबीला, और बनु मखजूम के लोग बनु उमैया के लोग को पीटते हैं। और यूं फिर बनु उमैया अपने ट्राइब और अलाइज के साथ जाएगा, उधर से बनु मखजूम अपने ट्राइब और अलाइज के साथ आएगा, या तो बहस होगी या जंग होगी। और एक बार ट्राइब्स में खाना जंगी हो जाए फिर वो डेकेड्स तक नहीं रुकती है। कुरैश को समझ में आ गई कि भाई अगर हमने इनको टॉर्चर करना ही है, अगर टॉर्चर हमने किया, जनरली किसी ने किसी को भी विक्टिमाइज किया, तो हम में आपस में ही झगड़े शुरू हो जाएंगे, जिनका नाम है ट्राइबल क्लैश और इंडिविजुअल क्लैश। नाउ Quraysh being very clever, they made a decision that instead of torturing Muslims generally, we are going to torture Muslims systematically. We are going to torture Muslims systematically. और स्पेलिंग ही नहीं आ रही मुझे, systematically, अल्लाह करे सही लिखी हो मैंने। They are going to torture Muslims systematically, और systematical torture में उन्होंने डिसाइड ये किया, सुनना है भाई ये बात, अभी इधर उधर गड़बड़ मत कर देना। सिस्टमैटिक टॉर्चर में होगा ये that the tribal chiefs are going to torture converts of their tribes. बनु उमैया का सरदार बनु उमैया के कन्वर्ट्स को पीटेगा, कोई फड्डा ही नहीं होगा। बनु मखजूम का सरदार बनु मखजूम के कन्वर्ट्स को पीटेगा। सो बनु जुम्मा का सरदार बनु जुम्मा के कन्वर्ट्स को पीटेगा। अगर अपने ही कबीले का सरदार अपने ही कबीले के लोगों को पीटेगा तो कभी भी ट्राइबल वॉर और ट्राइबल क्लैश नहीं आएगा। बात यहाँ पर नहीं खत्म होती, बल्कि दे डिसाइडेड दैट डूइंग इन अ सिस्टमैटिक टॉर्चर, tribal chiefs are going to torture converts of their respective tribes. Similarly, masters are going to torture slaves. एक बात बताओ, इसमें स्टेटमेंट कंप्लीट करो। मैं अगर स्टेटमेंट गलत बोल रहा हूं तो इसमें एक लफ्ज आएगा, मास्टर्स वुड टॉर्चर डैश स्लेव्स। मास्टर्स वुड टॉर्चर डैश स्लेव्स। डैश स्लेव्स में क्या आएगा? वेरी नाइस सेड, मास्टर्स वुड टॉर्चर देयर ओन स्लेव्स। अबू जहल अम्मार बिन यासिर को पीट सकता है, उमैया को नहीं। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को नहीं। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को पीट सकता है, हजरत अम्मार बिन यासिर को नहीं। तो अगर कोई भी सरदार जो है वो अपने ही गुलाम को पीटेगा तो इससे कोई सवाल नहीं होगा। सो नाउ कुरैश वर बीइंग वेरी स्मार्ट और दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू डू टॉर्चर सिस्टमैटिकली। और सिस्टमैटिक टॉर्चर में मास्टर्स are going to torture their own slaves. Similarly, tribal chiefs are going to torture converts of their tribes. बेटा स्क्रीन पे देखते रहना। और बात ये है कि अगर आपने ये बात यूं लिखी कि ट्राइबल चीफ्स वर टॉर्चरिंग कन्वर्ट्स ऑफ देयर ट्राइब्स और आपने उसकी कोई मिसाल नहीं दी, तो बेटा ये तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़, और ऐसी बड़ी गड़बड़ में आपका होगा ठीक ठाक नुकसान। इसलिए आप जब ये बात करें कि ट्राइबल चीफ्स वर टॉर्चरिंग कन्वर्ट्स ऑफ देयर ट्राइब्स, तो इसकी आपको मिसाल देनी पड़ेगी। और इसकी मिसाल कौन बनेगी? हजरत उस्मान बिन अफ्फान। उस्मान बिलोंग टू द ट्राइब बनु उमैया, and Usman रज़ियल्लाहु अन्हु's tribe, the chief of the tribe Banu Umayya was the uncle of Usman. Previously, the chief of Banu Umayya was Hazrat Usman's father, but when Usman's father died, Banu Umayya's chief was the uncle of Usman. Now Usman's uncle came to know that Usman has become a monotheist and he is following religion Islam. Usman's uncle threatened Usman. Usman remained determined. Then uncle of Usman, he started beating Usman really hard. Then Usman remained determined. Then eventually, Usman's uncle, he enrolled Usman in the palm leaves and he set Usman on fire. अब अगर पत्ते बहुत ज्यादा सूखे हों तो उनपे आग लग जाती है, लेकिन अगर पत्ते गीले होंगे यानी जिसमें पत्तों में नमी होगी तो उसमें आग लगने की बजाय बहुत सारा स्मोक जनरेट होगा। बिकॉज उस्मान जो था वो सेट ऑन फायर, जिसमें आप जो पाम लीव्स में इनरोल्ड है, तो हिज एंटायर बॉडी वाज बर्निंग, लेकिन पत्तों में नमी होने की वजह से इतना ज्यादा स्मोक था और उस्मान पाम लीव्स के अंदर जो है वो इनरोल्ड थे। सो उस्मान बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस और सो मच स्मोक, उस्मान वाज फीलिंग सफोकेटेड. In this suffocation, in that kind of terrible pain, Usman's uncle kept on asking, Usman, die in this suffocation and pain or leave Islam. But Usman remained determined. और यहाँ पर इरादा तो यही था कि इनको पीट के मजबूर करना है, मार तो सकते नहीं है। जब उस्मान की जान अपने कबीले के सरदार जो है वो अपने चाचा से छूटी, तो उस्मान was among the first group who migrated from Makkah to Abyssinia. उस्मान second largest tribe of मक्का से जो बिलोंग करते थे, लेकिन उस्मान की जान को शिद्दत से खतरा था from his own uncle. पहली बात हो गई। तो आपने अभी क्या बात बोली? ट्राइबल चीफ्स अपने ही ट्राइबल कन्वर्ट्स को पीटेंगे, उसमें आपने मिसाल दी है उस्मान की।
अब मुझे बताओ, मास्टर्स वर गिवन द टास्क ऑफ टॉर्चरिंग देयर स्लेव्स, इसमें किसकी एग्जांपल आएगी? मास्टर्स वर गिवन द टॉर्चर वर गिवन द टास्क ऑफ टॉर्चरिंग देयर ओन स्लेव्स, किसकी मिसाल आएगी? हजरत बिलाल की नहीं आएगी एग्जांपल। मैं पता था आधी अवाम यही जवाब देगी, बल्कि पूरी अवाम यही जवाब दे रही है। इसमें आप एग्जांपल देंगे हजरत खब्बाब बिन आरात की। हजरत बिलाल की एग्जांपल मैं किसी और केस में यूज करूंगा। इधर खब्बाब बिन आरात की बात सुनिए। हजरत खब्बाब बिन आरात, he was a slave of a female master. When she came to know that she is supposed to beat Hazrat Khabbab and torture Hazrat Khabbab to compel Hazrat Khabbab to renounce faith, she kept on torturing Hazrat Khabbab with a burning, with a hot iron rod. And sometimes she put that iron rod behind his back. Sometimes she burned Hazrat Khabbab bin Alat by putting the rod on his hand, some on his arm, sometimes on his cheek, and sometimes on his forehead. So his skin used to burn, and there used to be marks on his skin. Lekin Hazrat Khabbab bin Alat remained determined. After a few days, she realized that she is a woman, and that's why she is not able to break Hazrat Khabbab bin Alat's determination. Therefore, she made a decision that she is going to take some help. And when she sought help from some member of Quraysh, these men of Quraysh, they were so aggressive, they were so brutal and inhuman to Hazrat Khabbab that first they dragged Hazrat Khabbab bin Alat in the streets of Makkah, and they kept on throwing punches on his head and face. Hazrat Khabbab bin Alat remained determined. Eventually, these men of Quraysh, they did something really, really brutal, जो कि सुनने में भी तकलीफ होती है. When Hazrat Khabbab was not leaving religion Islam, when he was not renouncing faith, the man of Quraysh, by the permission of his female master, these men of Quraysh, they made Hazrat Khabbab bin Arat to lie on his back on the bed of burning coals. कोयले में जलते हुए गरम कोयलों पे हज़रत खब्बाब को लिटाया. उनकी स्किन जलती थी, उनकी चमड़ी उखड़ती थी, लेकिन खब्बाब बिन अरात रिमेन्ड डिटरमिन्ड. तो ये दो बातें आपने उठाई थी. एक, मास्टर स्लेव को पीटेंगे, खब्बाब की मिसाल. दूसरा, ट्राइबल चीफ्स अपने ट्राइब कन्वर्ट्स ऑफ ट्राइब्स को पीटेंगे, इसमें मिसाल आई हजरत उस्मान की. तो अभी काम करते हैं, यहाँ तक की राइटिंग कर लेते हैं, इसके आगे की बात जो है फिर हम लोग जो है वो उसके आगे कनेक्ट करेंगे. तो लिखो, बल्कि यहाँ तक पढ़ाने की बात जो है वो मैं क्लास रोक दूंगा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा. पैराग्राफ नंबर 2 का पहला पॉइंट. The Quraysh wanted to kill Muslims, but they could not do so because Muslims were good in strength, and a few Muslims were under the tribal protection. पहला पॉइंट है पैराग्राफ नंबर 2 का. Quraysh wanted to kill Muslims, but they could not do so because Muslims were good in strength, and a few Muslims were under the tribal protection. Under the tribal protection. Therefore, they decided to oppose and persecute Muslims. They decided to oppose and persecute Muslims. They decided to oppose and persecute Muslims to compel Muslims to renounce faith. To compel Muslims to renounce faith. To avoid individual and tribal clashes, they decided to torture Muslims systematically. They decided to torture Muslims systematically. For this, tribal chiefs were to torture converts of their respective tribes. For this, tribal chiefs were to torture converts of their respective tribes.
For this, tribal chiefs or to torture converts of their respective tribes. Give example of persecution on Hazrat Usman. Persecution on Hazrat Usman by the chief of his tribe, Banu Umayya. Similarly, masters were given the charge of slaves. Similarly, masters were given the charge of slaves. Give example of persecution on Hazrat Khabbab by his female master. फी अमान अल्लाह, यहां क्लास खत्म हो जाती है. फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे. मोहम्मद सुफियान प्रॉफिट का जिक्र नहीं कर सकते ना. आज टॉपिक फॉलोअर्स का है. क्वेश्चन तो पढ़ो. डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड बाय फॉलोअर्स. ये जो आप कह रहे हो ये जुम्मे की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक में ना. जी जी, पूरे सितंबर के महीने में पीएचडी इस्लाम उर्दू तीनों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी. नहीं माज, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. अभी ये देखो ना, हमारी ये सारी एग्जांपल्स बाकी हैं. हमारी कम से कम 4 एग्जांपल्स और फ्रेमवर्क बाकी है ना. उसके बाद आंसर खत्म होगा. पहले 3 पॉइंट्स कैसे भेजूं? लेट मी ट्राई. शायद मेरे पास ये है, मेरे पास पॉइंट्स. होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूं. हमारा स्कूल 22 से खुलेगा. मैं आज सुबह उसकी एसओपीज फाइनल कर रहा था, तो उसमें आज मेरी 10:30 बजे वेरिटास में मीटिंग है रात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ. तो आई विल बी कन्विंसिंग, आई विल ट्राई टू कन्विंस देम कि हम एक हफ्ता वेट करके कॉशियसली 22 से स्टार्ट करते हैं. फिजिकल क्लासेस सैटरडे और संडे को होती हैं. डिफेंस और बहादुराबाद में फिजिकल क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे को होती हैं, और गुलशन, जौहर और नॉर्थ में फिजिकल क्लासेस जो है वो सैटरडे और संडे को होती हैं. हाँ, मंथली टेस्ट होंगे. एसके स्टैंड्स फॉर सर खुर्रम हुसैन या शेख खुर्रम हुसैन. वर्कबुक 1 पे कुछ नहीं किया, वर्कबुक 2 और वर्कबुक 3A पे काम हुआ. इलेबोरेट तो होगा ना. अब आप हजरत उस्मान के बारे में बात करेंगे तो इलेबोरेट करेंगे. आप हजरत खबाब की एग्जांपल इलेबोरेट करेंगे. कोचिंग जरा ओपनिंग, लेकिन आई एम बी कॉशियस. मेरा कोचिंग तो खुल जाएगा 15 तारीख को, लेकिन मैं क्लासेस जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं रखूंगा. To be on a safer side, I would like to observe the situation first and then I'll go for classes. मुझे डायबिटीज है सर. अगर मुझे कोविड हो गया तो मेरी इम्यूनिटी का मसला है. ऐसा ना हो कि मैं ही चला जाऊं. थोड़ी एहतियात कर लेते हैं. जी, क्लास खत्म हो गई है. वेल्थ आउटसाइड काबा में कुरैश के पास काबा की कस्टडी थी और काबा के बाहर उनकी शॉप्स थी. अगर काबा उनके हाथ से जाएगा तो शॉप्स की पोजीशन भी जा सकती है, और शॉप्स चली जाएंगी तो उनका जो है वो फाइनेंशियल लॉस होगा. वेल्थ आउटसाइड काबा का मतलब शॉप्स एंड बिजनेसेस है. मेरा तो भाई एक ही सेक्शन होता है, उसी का नाम ABCD हो जाता है. गुलशन में 2 सेक्शंस होते हैं मेरे. नॉर्थ में एक, जौहर में एक, डिफेंस में एक, बहादुराबाद में एक. टोटल 6 सेक्शंस है. इस साल सोच रहा हूँ 5 पढ़ाऊं. देखते हैं.
क्योंकि अभी ये बड़ा मसला है ना कि हमारी क्लास सेक्शन का साइज हमारा बहुत बड़ा होता है। अभी जैसे 100 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो जाके 200 250 तक स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ तो कोविड का भी मसला है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, और मैं तो मोर देन 5 और 6 सेक्शन तो नहीं पढ़ा सकता। देखते हैं क्या होगा, अल्लाह जानता है। मोहम्मद शहीद, मैं आपको ना निकाल दूंगा ग्रुप से, मेरे ख्याल से आपको मैं क्लास नहीं देना दूंगा। आप ना इंसान नहीं बन रहे। ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना, बार बार कॉपी पेस्ट करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको अगली क्लास नहीं लेने दूंगा, फिर आपका दिमाग ठिकाने आएगा। ये आपकी इस हरकत की वजह से मैं दूसरों के सवाल नहीं पढ़ पा रहा, जबकि आपके सवाल का ऑलरेडी जवाब दिया जा चुका है। गुलशन में सैटरडे और संडे क्लास होती है, फ्राइडे को नहीं होती। नहीं भाई, बाइंग और सेलिंग ऑफ कैट्स क्यों हराम होगा, कैसी बातें हो रही। हाँ, ये जरा मसला आता है कि जानवरों को कैद करना, फिर जानवरों को बेच देना, जो कि एक्चुअली हलाल जानवर ना हो, और उसको खाने पीने के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही एज अ पेट पाला जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज नहीं होता। तो हो सकता है किसी जुरिस्ट का फतवा इस हराम या नापसंदीदगी या डिसलाइकिंग में आ जाए, क्योंकि वो जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी यूज नहीं होता है जानवर, वो खाने के लिए भी यूज नहीं होता। टीम एसएस का फुल फॉर्म है टीम एसके सॉल्यूशंस। एक टीम एसएस है, एक टीम एसकेएच है, और एक टीम वीएसएस है। वीएसएस वेरिटास कोडिंग सिस्टम। नहीं, हजरत बिलाल की एग्जांपल रॉन्ग नहीं होगी फारहान, पर हजरत बिलाल की एग्जांपल मुझे आगे एक और टॉपिक पे यूज करनी है। फर्स्ट वी ब्रिंग अ टॉपिक एंड देन वी प्रेजेंट एन एग्जांपल ना। सो देयर आर 4 और 5 डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें हमें एग्जांपल लानी, तो हजरत बिलाल की एग्जांपल एक और जगह पे लिंक करेंगे, वो होगी लिंक विद डिटरमिनेशन। तो उधर एग्जांपल यूज करेंगे हजरत बिलाल की। जी, नोट सेंटर में अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 5 डिसेंड कैसे कर दूं भाई मैं, ये मेरे पास मौजूद है, ये मैं भेज देता हूँ। Yes, Usman's uncle was Abu Sufyan. Abu Sufyan was Usman's uncle. लेकिन that person was torturing Usman. I don't think so. It was Abu Sufyan. मुझे नाम नहीं मालूम है, मैंने काफी ढूंढा है। शायद ये अबू सुफियान बिन हर्ब ही हो, but I'm not sure. सो हाँ बेटा, इनहेलर से रोजा टूट जाता है। सो जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो रोजा रख सकता है तो ठीक है, वरना तो फिर वो उसको स्किप कर दे। और अगर रोजा रख ही लिया है और ज्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो फिर जो है वो इनहेलर यूज कर लेना चाहिए। लेकिन इनहेलर यूज करते ही रोजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली यूजिंग इनहेलर, तो इनहेलर के साथ जो है वो लिक्विड जो है वो लंग्स को जाके जब पहुंचता है रिलीफ देता है। तो लिक्विड जो है वो थ्रोट से नीचे जाना और टेकिंग डाउन एनीथिंग डाउन द थ्रोट, तो दैट मैग्निफाइज रोजा। सो इनहेलर या अस्थमा के पेशेंट्स या जो भी इनहेलर्स यूज करते हैं, उनका रोजा टूट जाएगा इनहेलर यूज करने से। लेकिन इट इज नॉट रेकमेंडेड कि रोजे में सांस टूट रही है और इनहेलर इससे यूज नहीं करें कि रोजा टूट जाएगा और पता चला जान चली गई। तो रेकमेंडेड यही है कि अगर सांस का ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर रोजा तोड़ दिया जाए और इनहेलर यूज कर लिया जाए, और तब रोजा रखा जाए जब इस बात का यकीन हो कि हाँ पूरा दिन आफियत से गुजर जाए। लेकिन इनहेलर रखना साथ जरूरी है रोजे में, कि कहीं तबीयत खराब हो तो उसको यूज कर लें और बाद में फिर रोजे को कॉम्पनसेट कर लें। इंडिविजुअल क्लैशेस से हमजा मेरा मतलब ये है कि अगर मैया बिन खल्फ या लेट्स से कि हजरत जो बिलाल को उमैया की बजाय अबू जहल ने टॉर्चर किया, तो उमैया अबू जहल से लड़ सकता है कि तुमने मेरे स्लेव को क्यों टॉर्चर किया। और कहीं अबू जहल के स्लेव को किसी और ने टॉर्चर किया, तो अबू जहल उनसे लड़ सकता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे स्लेव के ऊपर अपना हक जमा रहे हैं। तो इंडिविजुअल क्लैशेज ऐसे आ सकते थे, आपस में लोगों में झगड़े हो सकते थे। अतमार बिन यासिर शहीद नहीं हुए थे, उनकी अम्मी और अबू शहीद हो गए थे। नेम ऑफ फीमेल मास्टर नहीं मालूम है, मिल ही नहीं रहा कहीं पर भी, बहुत ढूंढा मैंने। उनकी डिटेल बायोग्राफी भी खोल ली मैंने अगर खबाब की, नहीं फीमेल मास्टर है, नाम नहीं मिलता।
सभी को ए और बी चाहिए, सभी को ए और ए स्टार चाहिए। देखते हैं क्या आता है आपका। नॉर्थ अहमदाबाद की टाइमिंग होती है 8:45 till 10:30 और फिर बाद में मैं उसको 11 बजे तक रात तक क्लास देता हूँ। जौहर में जौहर की बाद क्लास होती है और असर से मगरिब के बीच का जो टाइम होता है, असर से पहले से लेके मगरिब की बाद तक का वो टाइम होता है आपका गुलशन का, और इशा से लेके सोने तक का टाइम जो होता है वो नॉर्थ का होता है। मैंने मैट्रिक और इंटर किया है सर, मैंने वो लेवल्स नहीं किया। अस्करी की टाइमिंग्स मेरी जो यूजुअली होती हैं वो ट्यूसडेज और फ्राइडेज को होती हैं, और अस्करी में मेरा टाइम होता है 5 to 7, 5 बजे से 7 बजे तक, और डिफेंस में मेरा टाइम होता है 7:30 to 9:30। जौहर में मेरा टाइम होता है 2 to 4। गुलशन में मेरे 2 बैचेस होते हैं 4:30 to 6:30, 6:30 to 8:30, और फिर मैं 15 मिनट या आधे घंटे में नॉर्थ पहुंचता तो 9 से 11 बजे तक मैं नॉर्थ में क्लास देता हूँ। क्लास मेरी 2 घंटे की होती है, पढ़ाता मैं 1 hour 45 minutes। ऑनलाइन क्लासेस सितंबर तक होंगी, अक्टूबर से फिजिकल क्लासेस होंगी, लेकिन मैं एक बैच ऑनलाइन रखूंगा। जिन लोगों को ऑनलाइन पढ़ना होगा वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, और जिनको जो है वो फिजिकल क्लास में आना होगा फिजिकल क्लास में आ जाएंगे। जी आयशा, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और प्लीज इफ यू डू नॉट हैवंट गॉटन द एक्सेस ऑफ माय वन ड्राइव फोल्डर, देन आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, उसको फॉलो करें और या उन साहब से रब्ता करें और उसका एक्सेस जरूर जल्दी हासिल करें। खदीजा एजुकेटेड इसलिए थी कि उनके अब्बू का फैसला था, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इसलिए थी कि व्हेन हर फादर डाइड इन फजार वॉर ही लेफ्ट ह्यूज फॉर्च्यून्स फॉर हर, और वो सारे फॉर्च्यून हज़रत खदीजा ने जब इनहेरिट किए थे उनके अब्बू ने उनके लिए छोड़े थे। उनके अब्बू को उनसे बहुत प्यार था उनकी शख्सियत की वजह से, तो हज़रत खदीजा ने फिर बिजनेस कंटिन्यू किया, एंड देन शी रिमेन्ड अ बिजनेस वुमन, and she remained a wealthy and a very wealthy person. Actually, she was one of the wealthiest women of the whole land of Arabia. जी, कैम्ब्रिज का पेपर थोड़ा ट्रिकी होता है, एक दो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आते हैं। कुरान ऐसी बात हदीस में तो मौजूद है, कुरान का मुझे नहीं पता। दानियाल 452 दानियाल भाई, वन ड्राइव का फोल्डर जो है आपके पास जो है वो एक ईमेल आई होगी, जिस ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर हुए हैं उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आई होगी, खुरम हुसैन हैज शेयर्ड अ फोल्डर विद यू। तो वो ईमेल एड्रेस खोलें और उसमें उस इनबॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें, यूजर नेम और पासवर्ड लिखें अपना ही उसके अंदर। जब वो मांगेगा कोड मांगे तो अपने ही इनबॉक्स में या अपने जंक या स्पैम मेल में कोड ढूंढें, वो 5 to 6 डिजिट्स का कोड होगा। कोड एंटर करेंगे तो एक फोल्डर खुल जाएगा आपके सामने वन ड्राइव का मेरी, उसमें लेक्चर्स के पुराने तमाम लेक्चर्स भी हैं और तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी हैं। His uncle did torture him. Usman was tortured by his uncle, Banu Umayya का जो सरदार था, he was the uncle of Usman. नेल बाइटिंग प्रोहिबिटेड नहीं है बट डिसलाइक्ड है, हराम तो नहीं कह सकते उसको। नेल बाइटिंग में हराम क्या है, कोई आप खंजीर का गोश्त थोड़ी खा रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में बिलाल आपके डेज, क्योंकि आप जौहर के हैं, सैटरडे और संडे हुआ करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस सितंबर के अंत तक होंगी। हजरत बिलाल की एग्जाम्पल बेटा जन्नत हम लोग फ्राइडे को पढ़ लेंगे ना, फ्राइडे तक वेट कीजिए प्लीज। मेरे स्टूडेंट्स के ग्रेड जो है वो डिस्टिंक्शंस भी आई हैं और यू ग्रेड भी आते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स हर ग्रेड स्कोर करते हैं, A B C D E U और डिस्टिंक्शन। अभी फैसला आप करें, गलती मेरी है या मेरे पढ़ाने की है, या ये खता ज्यादा स्टूडेंट्स की है। ये स्टार मेहनत से आता है, आसान या मुश्किल तो नहीं, क्या कोई ये तो कोई सवाल ही नहीं हो आसान है या मुश्किल है। ये स्टार मेहनत से आता है।
ओ लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग मैंने बिल्डअप की सर मेहनत करके। मैं आज तक जो है वो स्टडी करता हूँ, आज तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अगर खाली आज ही की बात करें तो आज की तारीख में आज तकरीबन 11:59 से 1:46 तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप लगाएं ये 1 hour 47 minutes की आज मैंने प्रैक्टिस की है। 10 साल से मैं इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो रिटन प्रैक्टिस, आज आपकी क्लास के लिए मैंने लॉगिन किया था 4:14 पे, आपको जो टॉपिक पढ़ाना था मैं उसकी रिटन प्रैक्टिस कर रहा था। फिर 10 मिनट प्रैक्टिस करके मैंने आपकी जो है वो तकरीबन 10 मिनट प्रैक्टिस करके 4:23 के आसपास क्लास था। तो मैंने इस्लामियत पे जो ग्रिप हासिल की है वो प्रैक्टिस से और मेहनत से किया, वो मैं अभी तक करता हूँ। ज़ैनब ख्वाजा कहाँ से मिला आपको इनाम? उम्मे अम्मार, गूगल किया है क्या आपने? मुझे सोर्स बताएं, मैं उसे डबल चेक करूं। मुझे तो गूगल पे भी नहीं मिला था बेटा ये। आप कहाँ से लाएंगे? अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपने मेरा मसला हल कर दिया तो नॉर्थ अहमदाबाद की आप स्टूडेंट है, मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। वो कहाँ गए जो मेरा सामान लाया था अमेरिका से? किधर गायब हो गए? इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। कौन ला रहा है मेरा सामान? मुदस्सिर, वन ड्राइव का फोल्डर मैं काम कर रहा हूँ। मुदस्सिर बेटा, अभी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे असर की नमाज के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही, असर की नमाज के बाद मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो नंबर होगा IT हेड का, उनसे बोलें, वो आपकी मदद करके आपको पूरा प्रोसीजर भी समझा देंगे और आपको ऐड भी करेंगे। द मोमेंट ही इज गोना ऐड यू, और इफ ही हैज ऑलरेडी एडेड यू, तो आपके इनबॉक्स में ईमेल ऑलरेडी आ चुकी होगी, उस ईमेल को फॉलो करना है। अदीना साहिबा, रिकॉर्डिंग्स मैं लाइफ इन मक्का तक की जब करूंगा तो वो रखूंगा, और फिर मैं उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस दूंगा उनकी रिकॉर्डिंग्स करूंगा तो पर शेयर नहीं करूंगा। और जब ऑनलाइन क्लासेस इसके बाद भी होंगी, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और चाहेंगे, क्योंकि मुझे भी मजा आने लग गया, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन में मैं ज्यादा वो फील तो नहीं आती सामने, लेकिन जो है वो अगर स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं टू मच राइटिंग करके समझा रहा होता हूँ। तो सूरत हाल में ऑनलाइन की उस वक्त रिकॉर्डिंग तो करूंगा पर वो शेयर नहीं करूंगा, वो मेरे पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन लाइफ इन मक्का तक की रिकॉर्डिंग रहेगी इंशाल्लाह। इस बार अक्टूबर में तो इजी आएगा, आप लोग का पता नहीं। अक्टूबर में तो उम्मीद है आसान सवाल आएगा, पेपर आएगा। वर्बुक के पॉइंट्स याद करने हैं और नोट्स जैसा इलैबोरेट करना है। वर्बुक के पॉइंट्स याद करके इलैबोरेट करना है और ऐसा आंसर बनना चाहिए जैसा नोट्स में लिखा है। ये सिंपल सी तो बात है। मोहम्मद हामिज, 2 बुक्स एंड 9 वर्कबुक्स, क्या बोल रहे हो आप? वर्कबुक्स 10 दिए हैं। वर्कबुक 3 जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3A और 3B। टोटल वर्कबुक्स 10 है और नोट्स भी आपको 10 ही मिलेंगे। नोटबुक्स जो नोट्स के साथ मिलती हैं वो 2 हैं। Hazrat Khabbab survived, he did not die, he survived. सेल्फ स्टडी का टाइम इतना ही कि जितना आपने अब पढ़ा, आप जैसे आज का टॉपिक है इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 1 hour, सो आई थिंक 1 hour इज मोर देन इनफ। लेकिन जब काम ज्यादा होगा तो कभी कभार 2 घंटे भी 3 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। नोट्स की बुक 2 और 3A मिली होगी मोहम्मद हाफिज। नोट्स तो ग्रेजुअली मिलेंगे ना, वर्कबुक सारी एट वंस दिए जाती हैं और नोट्स ग्रेजुअली दिए जाते हैं। अब मैं आजकल चैप्टर सेकंड पर हूँ तो 3A पढ़ा रहा हूँ। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो जब जिस दिन दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा उस दिन उसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स हम एक साथ नहीं देते। अब मैं जा रहा हूँ, वही मैं थक गया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।